मैन सर्च फॉर मीनिंग पार्ट 3। निर्दयता का व्यवहार। इस मनोवैज्ञानिक चरण के दौरान मनुष्य देख सकता है कि जो लोग असभ्य थे वे खुद को कैंप के जीवन के आसपास फैली निर्दयता के माहौल से परे नहीं रख सके। अब आज़ाद होने के बाद उन्हें लगा कि वे अपनी आज़ादी का मनमाने व निरंकुश तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे। उनके लिए केवल यही तथ्य बदला था कि अब वे शोषित नहीं थे। अब वे उन लोगों की सूची में आ गए थे जो दूसरों का शोषण करते हैं। वे अब बल प्रयोग और अन्याय का शिकार नहीं थे, बल्कि दूसरों पर इसका प्रयोग करने के लिए आज़ाद थे। वे अपने ही भयंकर अनुभवों के आधार पर अपने ऐसे आचरण की सफाई देने की कोशिश करते। अक्सर गैर मामूली बातों में भी यह साफ साफ नजर आता था। मेरा एक मित्र मेरे साथ कैंप की ओर जा रहा था कि अचानक राह में एक हरा भरा खेत आ गया। मैंने उससे परे होकर निकलना चाहा, पर वह मुझे वहां से थामकर घसीटता हुआ खेत के भीतर से ले गया। इस तरह कई सारे पौधे रौंदे गए। जब मैंने उसे ऐसा करने से रोकना चाहा तो वह गुस्से से देखते हुए चिल्लाया, बेकार की बातें मत करो। क्या हमसे पहले ही बहुत नहीं छीन लिया गया है? मेरी बीवी और बच्चे को गैस चेंबर में डालकर मार डाला गया। कहो तो अपनी बाकी तकलीफें भी दोहरा दूं। और एक तुम हो जो मुझे रोक रहे हो कि मैं जई के उन पौधों को कुचल कर आगे न जाऊं। ऐसे लोगों को केवल धीरे धीरे ही इस सत्य की ओर लाया जा सकता है कि किसी को भी कुछ अनुचित करने का अधिकार नहीं है, भले ही उसके साथ कितना ही बुरा क्यों न हुआ हो। हमें प्रयत्न करना पड़ा कि उन्हें इस सच्चाई के निकट ला सके, अन्यथा उन चंद जई के पौधों की बजाय ज्यादा नुकसान भी भुगतना पड़ सकता था। मैं आज भी उस कैदी को देख सकता हूँ जिसने अपनी कमीज की बाजुएं चढ़ाकर अपना दायां हाथ मेरी नाक के नीचे रखकर चीखते हुए कहा था, अगर मैं अपनी घर वापसी वाले दिन इस हाथ को रक्त से न भिगो दूं तो यह हाथ काट कर कहीं गिर जाए। मैं जोर देकर कहना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति ने यह बात कही वह कोई दुष्ट व्यक्ति नहीं था। वह कैंप जीवन और उसके बाद भी एक बहुत अच्छा साथी रहा। मानसिक दबाव के अचानक समाप्त होने के कारण पैदा होने वाली मानसिक विकृति के अलावा दो ऐसे बुनियादी अनुभव और भी थे जो किसी आजाद कैदी के चरित्र को हानि पहुंचाने के कारण बनते। जब वह अपनी पुरानी दुनिया में वापस लौटता तो उसे अक्सर मोहभंग व मायूसी का सामना करना पड़ता। मोहभंग व मायूसी। जब वह अपने घर आता तो उसे कई कारणों से कड़वाहट सहन करनी पड़ती। कई बार ऐसा होता कि उसे अपने शहर अपने घर लौटने पर कोई अच्छी प्रतिक्रिया न मिलती। दरवाजा खटखटाने पर कोई कंधे झटकते हुए अजीब से सुर में बात करता और तकरीबन उसे यही सुनने को मिलता, हम तो इस बारे में कुछ नहीं जानते, या हमने भी कुछ कम नहीं सा। फिर वह अपने आप से पूछता कि क्या वे उससे जरा बेहतर तरीके से बात नहीं कर सकते थे। मोहभंग का अनुभव थोड़ा अलग था। यहाँ उसके अपने लोग जिनका दिखावा और असंवेदनशीलता इतने निराशाजनक थे कि मन में आता था कि वह किसी बिल में जा छिपे और न तो किसी इंसान को देखे, न ही उसकी आवाज़ें सुने, नहीं बल्कि भाग्य अपनी क्रूरता दिखाता था। जो इंसान सालों से यह सोचता आया था कि वह अपने कष्ट की सभी संभावित सीमाओं को पार कर चुका है, अब उसे पता चलता है कि उसके कष्ट की कोई सीमा नहीं थी और वह अब भी कष्ट सह सकता था। इस बार उसकी गहनता और भी अधिक होती।
जब हम कैंप में किसी आदमी को मानसिक साहस देने की बात करते तो हम कहते कि हमें उसे भविष्य के लिए कोई राह दिखानी होगी, उसे याद दिलाना होगा कि जीवन अब भी उसकी प्रतीक्षा में था, उसे याद दिलाना होगा कि घर पर कोई उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन आज़ाद होने के बाद कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने पाया कि उनकी प्रतीक्षा करने के लिए कोई नहीं था। जरा उस आदमी के दुख की कल्पना करें जिसे आज़ाद होने के बाद पता चला हो कि जिस व्यक्ति की यातना कैंप में उसके जीने का सहारा बनी थी वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। जरा उसके दुख की कल्पना करें जिसने अपने सपने पूरे होने के दिन देखा हो कि उसके सामने जो भी आया वह सब तो उसके सपने से कहीं अलग है। शायद वह एक ट्राली में बैठकर अपने घर पहुंचा होगा जिसे वह सालों तक सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग की कल्पना में देखता आ रहा था, और उसने उसी तरह घंटी बजाई होगी जैसे कि उसने हजारों बार अपने सपने में बजाई थी। लेकिन तब उसने पाया कि जिस आदमी को वह दरवाज़ा खोलना चाहिए था वह वहाँ था ही नहीं और न ही वहाँ कभी होगा। हम सब कैंप में एक दूसरे से कहते थे कि हमने जो भी कष्ट सहा कोई भी सांसारिक खुशी उसकी क्षतिपूर्ति नहीं कर सकती। हम खुशी पाने की आशा नहीं कर रहे थे क्योंकि यह हमारी पीड़ा को अपना अर्थ व साहस नहीं दे रही थी, हमारे बलिदानों व पल पल की मृत्यु को अर्थ नहीं दे रही थी। लेकिन फिर भी हम नाखुशी के लिए तैयार नहीं थे। यह मोहभंग कैदियों के लिए एक ऐसा अनुभव था जिसे पार देखना बहुत कठिन था। एक मनोचिकित्सक के लिए इस दिशा में कुछ मदद करना भी मुश्किल था, लेकिन इसके कारण वह निराश नहीं होता बल्कि इस तरह से और भी तेजी से काम करने की प्रेरणा ही मिलती है। कैंप के अनुभवों का बुरे सपनों में बदल जाना। सभी आज़ाद कैदियों के लिए एक दिन ऐसा भी आता है जब वे कैंप जीवन के पहले अनुभव को याद करते हुए यह विश्वास नहीं कर पाते कि उन्होंने वह सब कुछ खुद सहन किया था। जिस तरह अंततः आज़ादी का दिन निकट आया और उन्हें सब कुछ एक सुंदर सपने की तरह लगने लगा, उसी तरह एक ऐसा दिन भी आया जब उन्हें कैंप के वे सभी अनुभव किसी बुरे सपने से अधिक नहीं लगते थे। किसी भी घर लौटने वाले व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा अनुभव था उसके मन में इस अद्भुत भावना का जन्म कि उसने जो भी पीड़ा सही अब उसके बाद उसे ईश्वर के सिवाय किसी से भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। भाग 2 लोगोथेरेपी संक्षिप्त सार। मेरी संक्षिप्त आत्मकथा कथात्मक शैली में लिखी कहानी के पाठक अक्सर मुझसे मेरे चिकित्सीय सिद्धांत की विस्तृत जानकारी मांगते हुए यही देखते हुए मैंने फ्रॉम डेथ कैंप टू एग्जिस्टेंशलिज्म के मूल संस्करण में लोगोथेरेपी विषय पर एक संक्षिप्त अध्याय लिखा था, लेकिन वह पर्याप्त नहीं था और मुझसे बार बार आग्रह किया गया कि उसके बारे में और अधिक जानकारी दूं। इसलिए इस वर्तमान संस्करण में मैंने लोगोथेरेपी के पूरे विवरण को फिर से लिखा है तथा अपने अनुभव को विस्तार से प्रस्तुत करने की कोशिश भी की है। जिस काम के बारे में संपूर्ण जानकारी देने के लिए जर्मन भाषा में लिखे गए 20 ग्रंथों की आवश्यकता हो, उसे अपने पाठकों को इतने संक्षिप्त रूप में बताना बहुत मुश्किल है। इस वजह से यह कार्य करना मेरे लिए आसान नहीं था। एक अमेरिकी डॉक्टर से मेरी मुलाकात वियना के ऑफिस में हुई थी। उसने मुझसे पूछा, डॉक्टर, क्या आप एक मनोविश्लेषक साइकोएनालिस्ट हैं? मैंने जवाब दिया, नहीं, आप मुझे पूरी तरह से मनोविश्लेषक नहीं कर सकते। हाँ, आप मुझे एक साइकोथेरेपिस्ट मनोचिकित्सक जरूर कह सकते हैं। इसके बाद भी उसने सवाल पूछना जारी रखा, आप किस सिद्धांत के अनुसार चलते हैं? यह मेरी अपनी थ्योरी है, इसे लोगोथेरेपी कहते हैं। क्या आप मुझे एक वाक्य में बता सकते हैं कि लोगोथेरेपी किसे कहते हैं? कम से कम यह तो बता दें कि एक मनोविश्लेषक व मनोचिकित्सक में क्या अंतर होता है। हाँ, मैंने कहा, पर इससे पहले मुझे आप एक वाक्य में यह बताएं कि आपके अनुसार
मनोविश्लेषण का अर्थ क्या है। उसने बताया, मनोविश्लेषण के दौरान रोगी को एक बिस्तर पर लेटा होना चाहिए। उस समय वह आपको ऐसी बातें बताता है जिन्हें बताना कई बार कठिन होता है। उसके जवाब को सुधारने के लिए मैंने तुरंत उसे बताया, लोगोथेरेपी में मरीज भले ही सीधा खड़ा रहे, लेकिन उसे ऐसी बातें सुननी पड़ सकती हैं जिन पर शायद वह सहमत न हो पाए। बेशक यह वाक्य यूं ही सरासरी तौर पर कहा गया था, इसे आप लोगोथेरेपी का सार नहीं कर सकते। अगर मनोविश्लेषण से इसकी तुलना करें तो लोगोथेरेपी का पूर्व प्रभाव अतीत पर होने वाला प्रभाव कम होता है। साथ ही यह थेरेपी अपेक्षा से कम आत्मविश्लेषी भी होती है। लोगोथेरेपी भविष्य पर यानी जीवन के उस अर्थ पर केंद्रित रहती है जिसे मरीज द्वारा आने वाले समय में पूरा किया जाना है। यदि स्पष्ट शब्दों में कहें तो लोगोथेरेपी अर्थ पर आधारित साइकोथेरेपी है। इसके साथ ही लोगोथेरेपी बार बार दोहराए जाने वाले सभी ईर्ष्यालुपूर्ण पैटर्नों, चक्रीय ढांचों व फीडबैक तंत्रों को सुनियोजित कर देती है, जो तंत्रिका रोग न्यूरोसिस बढ़ने का मुख्य कारण है। इस तरह तंत्रिका रोग से ग्रस्त रोगी के आत्म केंद्रित सेल्फ सेंटर्ड व्यक्तित्व को बढ़ाने और प्रबल करने के बजाय उसे तोड़ने का काम किया जाता है। सच कहूं तो यह वाक्य लोगोथेरेपी को बहुत साधारण तरीके से पेश कर रहा है। लोगोथेरेपी के दौरान रोगी अपने जीवन के अर्थ की ओर फिर से केंद्रित होता है। जीवन के अर्थ में योगदान देने की रोगी की योग्यता ही काफी हद तक उसे उसके तंत्रिका रोग से छुटकारा पाने में मदद कर सकती है। अब समझें कि मैंने अपनी थ्योरी को लोगोथेरेपी यह नाम क्यों दिया। लोगो एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है अर्थ। लोगोथेरेपी को कुछ लोगों ने बिजनेस के मनोविज्ञान की तीसरी पद्धति का नाम भी दिया है। यह पद्धति इंसानी के अस्तित्व के उद्देश्य और उसके जीवन के मकसद की तलाश पर भी आधारित है। लोगोथेरेपी के अनुसार अपने जीवन का अर्थ ढूंढने का प्रयास ही मनुष्य की मूल प्रेरणा है। यही कारण है कि मैंने सुख की तलाश के नियम के विपरीत अर्थ के तलाश की बात की है। इसे हम सुख पाने की इच्छा भी कह सकते हैं। फ्रोडियन का मनोविश्लेषण भी इसी पर केंद्रित है। यह शक्ति पाने की इच्छा के विपरीत है जिस पर एडलरियन का नियम आधारित है। एडलरियन के नियम में स्वयं को विशेष मानने के बोध को केंद्र बनाया गया है। अर्थ ढूंढने की इच्छा, जीवन में अर्थ पाने का यह प्रयत्न ही मनुष्य की पहली प्रेरणा बनता है, लेकिन इसे हम उसकी सहज प्रवृत्ति नहीं कर सकते। यह अर्थ इतना अनूठा व निराला होता है कि मनुष्य को उसे स्वयं ही ढूंढना चाहिए। केवल तभी वह उसे उतना महत्व देगा जितना अर्थ पाने की उसकी इच्छा के लिए आवश्यक है। कुछ लेखकों के अनुसार मनुष्य के जीवन का अर्थ सिर्फ उसके बचाव तंत्र, उसकी प्रतिक्रियाओं के निर्माण और उसके उदात्तीकरण तक ही सीमित होता है। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, मैं केवल अपने बचाव के लिए जीवित नहीं रहना चाहूँगा और न ही मैं केवल अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए अपने प्राण देना चाहूँगा। एक मनुष्य अपने आदर्शों व मूल्यों के लिए ही जीवित रह सकता है या फिर वह उनके लिए अपने प्राणों का त्याग कर सकता है। फ्रांस में कुछ साल पहले जनता की आम राय जानने के लिए मतदान किया गया। नतीजे से पता चला कि 89% लोगों को लगता है कि मनुष्य को जीने के लिए कुछ न कुछ चाहिए। इसके अलावा करीबन 61% लोगों ने माना कि उनके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा कुछ और प्रेरणा स्थान था जिसके लिए वे अपने प्राणों का त्याग भी कर सकते थे। मैंने वियना के अस्पताल विभाग में अपने रोगियों व कर्मचारियों के बीच भी यही मतदान कराया और यहाँ भी लगभग वैसा ही नतीजा सामने आया जैसा कि फ्रांस के मतदान में आया था। अंतर केवल 2% का ही रहा। जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के समाज विज्ञानियों द्वारा 48 कॉलेजों के 7,498 छात्रों पर एक और सर्वेक्षण किया गया। उसकी आरंभिक रिपोर्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ द्वारा प्रायोजित
2 वर्षीय अध्ययन का एक हिस्सा है। उनसे पूछा गया कि फिलहाल वे अपने जीवन में किस चीज को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। जवाब में 16% छात्रों ने बहुत पैसे कमाना कहा, जबकि 78% का कहना था कि उनका सबसे बड़ा लक्ष्य अपने जीवन का कोई अर्थ या उद्देश्य तलाशना करना है। बेशक कुछ मामले ऐसे जरूर हो सकते हैं जिनमें मूल्यों के प्रति किसी मनुष्य की चिंता उसके छिपे हुए मानसिक संघर्ष का एक दिखावा भर हो, लेकिन यदि ऐसा हो तो वे नियम के बजाय नियम के अपवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे मामलों में हमें नकली मूल्यों का सामना करना पड़ता है और उनका मुखौटा उतारना होता है। हालांकि जैसे ही मनुष्य को अपने असली रूप का दर्शन हो जाए तो हमें ऐसा करना बंद कर देना चाहिए, यानी उसे अपने जीवन के सच व अर्थ का पता चल जाना चाहिए। मनुष्य के भीतर मौजूदा मानवता की भावना का बाहर आना बहुत आवश्यक है। अस्तित्व संबंधी निराशा। जीवन का अर्थ ढूंढने की मनुष्य की इच्छा निराशा भी हो सकती है, निराशा भी आ सकती है। इस मामले में लोगोथेरेपी अस्तित्व संबंधी निराशा की बात करती है। अस्तित्व संबंधी शब्द को 3 रूपों में बताया जा सकता है। अस्तित्व यानी मनुष्य का अस्तित्व, अस्तित्व का अर्थ और निजी व्यक्तित्व में एक ठोस अर्थ पाने का प्रयत्न यानी अर्थ पाने की इच्छा। अस्तित्व संबंधी निराशा न्यूरोसिस तांत्रिका रोग के रूप में भी सामने आ सकती है। ऐसे न्यूरोसिस को लोगोथेरेपी में साइकोजेनिक न्यूरोसिस के स्थान पर न्यूजेनिक न्यूरोसिस का नाम दिया गया है। न्यूजेनिक न्यूरोसिस का मूल मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजी में नहीं बल्कि न्यूलॉजिकल ग्रीक शब्द न्योस अर्थात मन में होता है, जिसे मनुष्य के अस्तित्व का आयाम भी कह सकते हैं। यह भी लोगोथेरेपी उपचार का एक शब्द है जिसमें किसी भी ऐसी चीज को शामिल किया जा सकता है जो मनुष्य के आयामों से जुड़ी हो। न्यूजेनिक न्यूरोसिस भावनात्मक बहाव व सहज बोध के संघर्ष से नहीं होता बल्कि अस्तित्व संबंधित समस्याओं के कारण होता है। ऐसी समस्याओं के दौरान जीवन में अर्थ की तलाश से जुड़ी निराशा बड़ी भूमिका निभाती है। यह तो स्पष्ट है कि न्यूजेनिक न्यूरोसिस के मामले में साइकोथेरेपी को न तो उचित कहा जा सकता है और न ही पर्याप्त। हाँ, लोगोथेरेपी एक ऐसी थेरेपी जरूर है जो मनुष्य के विशेष आयामों को टटोलने का साहस रखती है। अब मैं आपको एक घटना बताता हूँ। मेरे वियना कार्यालय में एक महत्वपूर्ण पद पर स्थित अमेरिकी राजनीतिज्ञ आया था। वह मेरे पास अपने मनोविश्लेषण उपचार को जारी रखना चाहता था। वह पिछले 5 सालों से न्यूयॉर्क के एक विश्लेषक से यहाँ उपचार ले रहा था। मैंने पहला अवसर पाते ही उससे पूछा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, या पहली बार तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम्हारे विचारों का विश्लेषण किया जाना चाहिए। उसके जवाब से मुझे पता चला कि वह अपने करियर से संतुष्ट नहीं था और अमेरिका की विदेश नीति के प्रति भी वह सहज महसूस नहीं कर रहा था। हालांकि उसका विश्लेषण उसे कई बार यह बात समझा चुका था कि उसे अपने पिता के साथ समझौता कर लेना चाहिए, क्योंकि यूएस की सरकार व उसके उच्च अधिकारी उसके लिए पिता समान ही थे। उसे अपनी नौकरी से घृणा भी इसलिए थी क्योंकि वह अनजाने में ही अपने पिता के प्रति घृणा का भाव रखता था। पिछले 5 सालों के अंदर उसे विश्लेषक के विश्लेषण को मानने पर इतना मजबूर कर दिया गया था कि वह वास्तविकता को देख ही नहीं पा रहा था। कुछ ही मुलाकातों से वह स्पष्ट हो गया कि उसके काम के कारण उसके जीवन में अर्थ की तलाश निराशाजनक थी। वह कोई अलग किस्म का काम करना चाहता था। हालांकि उसके पास अपना काम छोड़ने का कोई कारण नहीं था, लेकिन आखिरकार उसने ऐसा ही किया और इसके नतीजे भी बहुत संतुष्टिदायक रहे। हाल ही में उसने बताया कि वह पिछले 5 सालों से एक नया व्यवसाय कर रहा है और उसका जीवन अच्छा बीत रहा है। मुझे नहीं लगता कि जब वह मुझसे मिला तो वह किसी तंत्रिका रोग से ग्रस्त था। तब मुझे लगा कि उसे किसी भी साइकोथेरेपी लोगोथेरेपी आज की जरूरत नहीं थी, क्योंकि असल में उसे कोई रोग था ही नहीं। हर संघर्ष
न्यूरोटिक तंत्रिका रोग संबंधी नहीं होता। जीवन में थोड़ा मानसिक संघर्ष होना सामान्य बात है। ऐसे ही एक अन्य मामले में यह बात सामने आई कि जीवन में कोई पीड़ा होने का अर्थ हमेशा यह नहीं होता कि जीवन दयनीय अवस्था से गुजर रहा है। अगर वह पीड़ा खास तौर पर अस्तित्व संबंधी निराशा से जन्मी हो तो वह न्यूरोसिस का लक्षण होने के बजाय किसी मनुष्य के लिए एक उपलब्धि भी हो सकती है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर कोई अपने अस्तित्व के अर्थ की तलाश करता है, उस पर संदेह करता है या उससे जुड़ा कोई भी अन्य मामला हो तो उसे किसी रोग से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अस्तित्व संबंधी निराशा किसी भी तरह का शारीरिक या मानसिक रोग नहीं है। अगर किसी को अपना जीवन निरर्थक लगता है तो उसे निराशा अवश्य हो सकती है, लेकिन यह सिर्फ अस्तित्व संबंधी निराशा है और उसे आप मानसिक रोग नहीं कर सकते। हो सकता है कि कई डॉक्टर अपने रोगी की अस्तित्व संबंधी निराशा को शामक ट्रैंक्विलाइजिंग दवाओं से दबाने का प्रयास करें। उस समय डॉक्टर का यह कर्तव्य बनता है कि वह रोगी को दवा देने के बजाय जीवन के विकास के रास्ते पर आने वाली अस्तित्व संबंधी निराशा से उबरने में उसकी मदद करे। ऐसे मामलों में लोगोथेरेपी जीवन का अर्थ तलाशने में रोगी की मदद करती है। यह एक विश्लेषण आधारित प्रक्रिया है जो रोगी के अस्तित्व में छिपे अर्थ को पहचानने में उसकी मदद करती है। इस लिहाज से लोगोथेरेपी आपको मनोविश्लेषण के समान लग सकती है। हालांकि जब लोगोथेरेपी सक्रिय होती है तो यह व्यक्ति के अवचेतन मन में बसे प्रवृत्ति संबंधी तथ्यों तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि अस्तित्व संबंधी वास्तविकताओं पर भी ध्यान देती है। जैसे उसके जीवन की इच्छा के साथ साथ उसके अस्तित्व का संभावित अर्थ भी पूरा होना चाहिए। ऐसा कोई भी विश्लेषण अपनी उपचार प्रक्रिया में न्यूरोलॉजिकल आयाम से बचते हुए रोगी को यह यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वह अपने अस्तित्व की गहराइयों में क्या इच्छा रखता है। लोगोथेरेपी को इसलिए भी मनोविश्लेषण से अलग माना जा सकता है क्योंकि यह मनुष्य को एक ऐसे जीव के रूप में देखती है जो इस संसार में अपनी कामनाओं या वासनाओं की पूर्ति से संतुष्ट होने के लिए नहीं आया है और न ही अपने अहम की पुष्टि करने या समाज व पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन करने आया है, बल्कि किसी अर्थ को पूरा करने के लिए संसार में आया है। न्यू डायनेमिक्स मानसिक दिशा में बदलाव। अर्थ की तलाश करते हुए इंसान के भीतर आंतरिक तालमेल के बजाय आंतरिक तनाव भी उभर सकता है। हालांकि मानसिक स्वास्थ्य के लिए ऐसा तनाव होना भी महत्वपूर्ण है। मैं मानता हूं कि जो चीज़ बद से बदतर हालात में भी इंसान को जीवन का अर्थ जानने में मदद करती है, वह उसके लिए संसार की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। निश्चय के शब्द कितने विवेकपूर्ण है कि जिस मनुष्य के पास जीने के लिए एक क्यों है, वह लगभग हर कैसे को सहन कर सकता है। मैं इन शब्दों में छिपे उस उद्देश्य को देख सकता हूँ जो किसी भी तरह की मनोचिकित्सा के लिए सच है। नाजी यातना शिविरों में यह बात साफ तौर पर देखी जा सकती थी। वहाँ रहने वालों में से जो लोग यह जानते थे कि उनकी प्रतीक्षा कर रहा है, उनके लिए स्वयं को जीवित रख पाना अधिक आसान रहा। यातना शिविरों के बारे में लिखने वालों अन्य लेखक भी इसी नतीजे पर पहुंचे हैं। इसके अलावा जापान, उत्तर कोरिया तथा उत्तरी वियतनाम की युद्ध बंदियों पर किए गए मनोवैज्ञानिक शोधों से भी यही नतीजे सामने आए हैं। जहां तक मेरा सवाल है, जब मुझे ऑस्विट्ज के यातना शिविर में ले जाया गया तो मेरी एक ऐसी पांडुलिपि जब्त कर ली गई जो प्रकाशन के लिए लगभग तैयार थी। निश्चित ही इस पांडुलिपि को फिर से तैयार करने की मेरी गहरी इच्छा ने ही मुझे उन शिविरों की यातना और कष्टों को सहने की ताकत दी। मिसाल के लिए, एक बार बवेरिया कैंप में टाइफस बुखार ने मुझे बुरी तरह से जकड़ लिया था। तब मैंने कागज की बहुत सी कतरनों पर अपने लिए पांडुलिपि के नोट्स तैयार किए ताकि अगर मैं वहां से जीवित रिहा हो सकूं तो अपनी किताब को नए सिरे से तैयार कर सकूं और उसे प्रकाशित करवा सकूं। मुझे पूरा यकीन है कि अंधकार से भरे बवेरियन कैंप की उन बैरकों में खोई हुई पांडुलिपि को नए सिरे से तैयार करने की इच्छा ने मुझे बचा कर रखा, वरना मैं पक्के तौर पर दिल के दौरे का शिकार होकर संसार से विदा ले सकता था। यह स्पष्ट देखा गया है कि मानसिक सेहत
काफी हद तक तनाव की तीव्रता पर निर्भर करती है। व्यक्ति ने जो पा लिया है और उसे अभी जो चाहिए, उनके बीच का संघर्ष या जो अभी वह है और उसे जो होना चाहिए, उसके बीच का अंतर, ऐसा तनाव मनुष्य के भीतर सहज भाव से पाया जाता है और इसलिए यह उसकी मानसिक सेहत के लिए बहुत मायने रखता है। हमें किसी भी आदमी को उसके जीवन के संभावित अर्थ की तलाश करने की चुनौती देने में संकोच नहीं करना चाहिए। केवल ऐसा करके ही हम उसे उसके आलस से बाहर निकालकर जीवन के अर्थ की ओर भेज सकते हैं। मुझे यहाँ धारणा भी बड़ी भ्रांतिपूर्ण लगती है कि किसी भी मनुष्य को सबसे पहले एक तनाव रहित अवस्था की आवश्यकता होती है, जिसे जीव विज्ञान की भाषा में होमियोस्टेसिस कहते हैं। दरअसल मनुष्य को तनाव रहित अवस्था नहीं बल्कि किसी विशेष लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष की अवस्था चाहिए। एक ऐसा काम जिसे उसने अपने लिए स्वेच्छा से चुना हो। उसे किसी भी कीमत पर केवल अपने तनाव से छुटकारा नहीं पाना बल्कि अपने लिए जीवन के उस अर्थ की तलाश भी करनी है जो उसका इंतजार कर रहा है। उसे अपने लिए होमियोस्टेसिस की अवस्था नहीं बल्कि न्यू डायनेमिक्स की आवश्यकता है, यानी तनाव के ध्रुवीय क्षेत्र में अस्तित्व से जुड़े डायनेमिक्स, जहां एक ध्रुव पूरा किए जाने वाले अर्थ का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा ध्रुव उस मनुष्य से जुड़ा होता है जिसे उसे पूरा करना है। मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह बात केवल सामान्य परिस्थितियों में ही लागू होती है। मानसिक रोगियों के लिए भी यह उतना ही जायज है। अगर एक वास्तुशिल्पी किसी पुराने नींव के पत्थर को मजबूती देना चाहता है तो वह उस पर भार बढ़ा देता है ताकि जो हिस्से जोड़े गए हैं वे भी पास आ जाएं। इसी तरह अगर चिकित्सक अपने किसी रोगी की मानसिक सेहत में बदलाव चाहता है तो उसे व्यक्ति की मानसिक दिशा बदलते हुए जीवन के अर्थ की ओर प्रेरित करने व तनाव पैदा करने में संकोच नहीं करना चाहिए। मैं आपको बता चुका हूं कि जीवन में अर्थ के साथ दिशा देने से रोगियों को कितना लाभ हो सकता है। इसके साथ ही मैं आपको उस भावना के बारे में ही बताना चाहूँगा जिसके बारे में अधिकतर रोगी यहाँ शिकायत करते पाए जाते हैं कि वे इस समय अपने जीवन की अर्थहीनता से ग्रस्त हैं। वे अपने लिए एक सार्थक जीवन का भाव नहीं रखते। वे अपने ही अंदर के खालीपन के शिकार होते हैं। उनके भीतर का सूनापन, एक शून्य, वे स्वयं को उस स्थिति में पाते हैं जिसे मैंने अस्तित्व संबंधी खालीपन का नाम दिया है। अस्तित्व संबंधी खालीपन। 20वीं सदी में अस्तित्व संबंधी खालीपन का प्रभाव बहुत बढ़ गया है। हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। यह मनुष्य को हुई दोहरी हानि के कारण है जो उसे सही मायने में इंसान बनने के बाद उठानी पड़ी है। अपने इतिहास के आरंभ में मनुष्य ने अपनी ऐसी पशु समान अंतःप्रेरणा को खो दिया जिसमें पशु का व्यवहार पिरोया गया है और जिसके कारण पशु स्वयं को सुरक्षित महसूस करता था। यह अंतःप्रेरणा खो देने के कारण मनुष्य के लिए वह सुरक्षा किसी स्वर्ग के द्वार की तरह हमेशा के लिए बंद हो गई। अब मनुष्य को अपने लिए चुनाव करने पड़ते हैं। इसके अलावा दूसरी हानि मनुष्य को हालिया विकास के कारण हुई है जिसके कारण मनुष्य को बहुत कुछ सहन करना पड़ा है। दरअसल उसके व्यवहार को दिशा देने वाली परंपराएं तेजी से समाप्त हो रही हैं। अब उसकी अंतःप्रेरणा उसे यह नहीं बताती कि उसे क्या करना होगा और न ही कोई परंपरा यह बताती कि उसे क्या करना चाहिए। कई बार तो वह खुद यह तक नहीं जान पाता कि वास्तव में उसे क्या करना चाहिए, इसलिए वह कुछ ऐसा करने लगता है जो बाकी लोग कर रहे होते हैं या फिर वह कुछ ऐसा करने की चाहत रखता है जो बाकी लोग उसे करते हुए देखना चाहते हैं। हाल ही में हुए सर्वेक्षण से पता चला है कि मेरे यूरोपियन छात्रों में से 25% के भीतर अस्तित्व संबंधी खालीपन है, जबकि मेरे अमेरिकी छात्रों में यह प्रतिशत 60% तक पहुंच गया है। यह अस्तित्व संबंधी खालीपन आजकल बोरियत के रूप में सामने आ रहा है। अब हम शापनहारा की इस बात को समझ सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य जाति अनंत रूप से दुख व निरस्ता की दो अतियों के बीच झूलते रहने के लिए शापित है। दरअसल अब निरस्ता इसका एक बड़ा कारण बनती जा रही और निश्चित ही मनोचिकित्सकों के सामने एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। ये समस्याएं
दिन ब दिन बढ़ती ही जाएंगी, क्योंकि एक औसत कर्मचारी के जीवन में काम के बाद खाली समय की संख्या बढ़ रही है। उसके बहुत से काम मशीनों से पूरे होने के कारण उसके पास काफ़ी समय बच जाता है। कितने अफसोस की बात है कि अधिकतर लोग यह नहीं जानते कि उन्हें यह जो अतिरिक्त समय मिलता है उसमें उन्हें क्या करना चाहिए। मिसाल के लिए हम संडे न्यूरोसिस की बात करते हैं। यह एक तरह की उदासीनता है जो उन लोगों पर अपना असर दिखाती है जो अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी से कुछ पल खाली पाते हैं, अपने भीतर के सूनेपन और खालीपन से घिर जाते हैं। इसी अस्तित्व संबंधी खालीपन या अधूरेपन के कारण ही आत्महत्या के भी बहुत से मामले सामने आते रहते हैं। जब तक हम निराशाजनक, आक्रामक और हानिकारक लतों के पीछे छिपी अस्तित्व संबंधी खालीपन को नहीं पहचानेंगे, तब तक इनसे ग्रस्त लोगों को भी सही मायने में नहीं समझ पाएंगे। पेंशन भोगियों व बुजुर्गों के मामले में भी यही बातें लागू होती हैं। इसके अलावा अस्तित्व संबंधी खालीपन कई तरह के मुखौटों व नकाबों के साथ भी सामने आता है। कई बार अर्थ पाने की निराश इच्छा अपनी पूर्ति के लिए शक्ति हासिल करने की इच्छा में भी बदल जाती है। इसमें शक्ति पाने की इच्छा का सबसे आरंभिक स्वरूप यानी धन पाने की इच्छा भी शामिल है। कुछ मामले में अर्थ पाने की निराशा इच्छा स्वयं को सुख पाने की इच्छा के रूप में प्रकट करने लगती है। यही कारण है कि लोग अस्तित्व संबंधी खालीपन की पूर्ति काम वासना संबंधी गतिविधियों से करना चाहते हैं। ऐसे मामलों में देखा जाता है कि अस्तित्व संबंधी खालीपन के दौरान काम वासना भी बढ़ जाती है। मनोरोगियों के मामले में तो कई दूसरी तरह की घटनाएं भी सामने आती हैं। इससे जुड़े कई दुष्चक्र भी हैं जिनके बारे में मैं आगे बात करूंगा। हालांकि हम स्पष्ट देख सकते हैं कि अस्तित्व से जुड़ा यह खालीपन बढ़ता ही जाता है। अगर हम ऐसे रोगियों की मनोचिकित्सा करते हुए हैं उन्हें लोगोथेरेपी नहीं देंगे तो उनकी अवस्था में सुधार लाने में कामयाब नहीं हो सकते। अगर किसी रोगी के अस्तित्व से जुड़े शून्य को भर दिया जाए तो आगे उसकी अवस्था को संभाला जा सकता है। यहाँ यह बात साफ है कि केवल न्यूरोजेनिक ही नहीं बल्कि अन्य मामलों में भी हम लोगोथेरेपी की मदद लेनी चाहिए। कई बार तो यह न्यूरोसिस तंत्रिका रोग भी कारगर हो सकती है। यहाँ इस संदर्भ में मगडावी अर्नाल्ड के इस वक्तव्य को उचित ठहराया जा सकता है कि भले ही कोई भी थेरेपी हो उसमें थोड़ी बहुत लोगोथेरेपी होनी चाहिए, चाहे वह कितनी भी अमान्य क्यों न हो। अब हमें इस बात पर विचार करना होगा कि अगर रोगी हमसे पूछता है कि उसके जीवन का अर्थ क्या है तो हमें उसे क्या उत्तर देंगे। जीवन का अर्थ। मुझे संदेह है कि इस बारे में कोई भी डॉक्टर एक सटीक उत्तर दे सकेगा। दरअसल हर मनुष्य के लिए उसके जीवन का अर्थ अलग अलग होता है, जो हर दिन या घंटे के हिसाब से भी अलग अलग हो सकता है। यहाँ संपूर्ण जीवन के अर्थ से ज़्यादा यह बात मायने रखती है कि किसी एक क्षण विशेष में मनुष्य के जीवन का क्या अर्थ हो सकता है। अगर आप इस प्रश्न का कोई सामान्य सा उत्तर चाहते हैं तो यह कुछ ऐसा ही होगा मानो आप किसी शतरंज के खिलाड़ी से पूछें कि दुनिया में शतरंज की सबसे बेहतर चाल या दाव कौन सा है। किसी भी खेल में उसके मौजूदा हालत या सामने वाले खिलाड़ी के व्यक्तित्व को उपेक्षित करते हुए कोई भी चाल अच्छी, बुरी या सबसे बेहतर नहीं हो सकती। मनुष्य के अस्तित्व पर भी यही बात लागू होती है। हमें जीवन के लिए समझ से परे वाले अर्थ की तलाश नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति के पास जीवन में कोई विशेष कार्य या मिशन होता है जिसे वह पूरा करना चाहता है। उसे न तो बदला जा सकता है और न ही कोई दूसरा कार्य उसका स्थान ले सकता। इस तरह हर इंसान का काम उसके लिए अनूठा है और उसके पास उसे पूरा करने का अनूठा अवसर भी होता है। जीवन की प्रत्येक परिस्थिति मनुष्य के सामने कोई न कोई चुनौती खड़ी करती है और उसे किसी न किसी समस्या का हल निकालना होता है। दरअसल जीवन के अर्थ के बारे में किया गया प्रश्न इससे विपरीत भी हो सकता है। अंततः मनुष्य को यह नहीं पूछना चाहिए कि उसके जीवन का लक्ष्य व अर्थ क्या है, बल्कि उसे समझना चाहिए कि जीवन का अर्थ जानने का काम उसका स्वयं का है। कुल मिलाकर जिंदगी हर मनुष्य से सवाल करती है और वह जिंदगी को इस सवाल का जवाब तभी दे सकता है जब वह अपने जीवन के लिए जवाबदेह हो। एक ऐसा जीवन जिसकी वह जिम्मेदारी ले सकता हो,
इस तरह यह कहना सही होगा कि लोगोथेरेपी जिम्मेदारी की भावना में ही मनुष्य के अस्तित्व का सार देखती है। यह मेरी पहली पुस्तक का पहला संस्करण था, जिसका अंग्रेजी अनुवाद 1955 में द डॉक्टर एंड द सोल एंड इंट्रोडक्शन टू लोगोथेरेपी शीर्षक से न्यूयॉर्क के अल्फ्रेड ए नाफ ने किया था। मैगडावी अर्नाल्ड व जॉन ए गैसन द ह्यूमन पर्सन, रोनाल्ड प्रेस, न्यूयॉर्क 1954, पृष्ठ 618। 20 अस्तित्व का सार। लोगोथेरेपी में विशेष रूप से इस जवाबदेही पर बल दिया जाता है, इसके अनुसार आपको अपना जीवन ऐसे जीना है मानो आपको दोबारा जीने का अवसर मिला हो, मानो आप पहली बार गलत ढंग से खेल चुके हैं और अब आपको नए सिरे से खेलने का मौका दिया गया है। मेरा तो यही मानना है कि यह सोच इंसान को उसके जीवन की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित कर सकती है, साथ ही उसे यह कल्पना करने की आज़ादी भी दे सकती है कि उसका वर्तमान ही अतीत है और इस अतीत को अब भी बदला या सुधारा जा सकता है। बारीकियों पर गौर करने और सीमाओं को पहचानने में यह सोच सहयोगी होती है और आखिरकार वह यह तय कर पाता है कि वह अब अपने साथ तथा अपने जीवन के साथ क्या कर सकता है। लोगोथेरेपी रोगी को उसके जीवन के प्रति जिम्मेदार बनाने की पूरी कोशिश करती है। इस तरह उस रोगी को यह समझने की पूरी आज़ादी दी जानी चाहिए कि वह स्वयं को किसके प्रति कितना व किस हद तक जिम्मेदार मानता है। यही वजह है कि लोगोथेरेपी देने वाला चिकित्सक कभी भी दूसरे मनोचिकित्सकों की तरह अपने रोगी पर जीवन मूल्यों की अपनी समझ थोपने का लोभ नहीं रखता, क्योंकि लोगोथेरेपी देने वाला चिकित्सक कभी भी रोगी को यह इजाज़त नहीं देगा कि वह खुद को परखने का दायित्व अपने चिकित्सक पर सौंप दे। यही कारण है कि रोगी को स्वयं ही यह तय करना होता है कि वह अपने जीवन के प्रति जवाबदेह होते हुए किसके प्रति जिम्मेदार होना चाहेगा, समाज के या अपनी अंतरात्मा के। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हाथ में दिए गए काम के आधार पर अपने जीवन की व्याख्या नहीं करते, क्योंकि वे विश्लेषण करके यह भी देखना चाहते हैं कि उन्हें वह कार्य किसके द्वारा सौंपा जा रहा है। लोगोथेरेपी को आप किसी उपदेश या शिक्षा की श्रेणी में नहीं रख सकते। यह तर्क वितर्क के साथ साथ नैतिक उपदेश से भी परे है। यदि कुल मिलाकर आप इसका सार जानना चाहें तो लोगोथेरेपिस्ट की भूमिका की तुलना किसी पेंटर के बजाय नेत्र रोग विशेषज्ञ से कर सकते हैं। एक पेंटर हमें दुनिया की वह तस्वीर दिखाना चाहता है जैसी उसे खुद दिखाई देती है, जबकि नेत्र रोग विशेषज्ञ हमें संसार को उसी रूप में दिखाना चाहता है जैसा कि वह वास्तव में है। लोगोथेरेपिस्ट किसी रोगी के देखने की सीमा का विस्तार करता है ताकि उसके सामने जो भी संभावित अर्थ है वह अपनी पूरी संभावना के साथ उसके सामने आ जाए और उसे साफ साफ दिखाई देने लगे। मनुष्य एक जिम्मेदार प्राणी है और उसे अपने जीवन के संभावित अर्थ को पूरा करना ही चाहिए। इस घोषणा के साथ ही मैं इस बात पर भी बल देना चाहूँगा कि मनुष्य को अपने भीतर या अपने मन के बजाय संसार में ही जीवन के सच्चे अर्थ की तलाश करनी चाहिए। मैंने इस लक्षण को मानव अस्तित्व को स्व उत्कृष्टता, द सेल्फ ट्रांसडेंस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस का नाम दिया है। यह इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि मनुष्य सदा खुद के बजाय किसी दूसरे व्यक्ति या दिशा की ओर केंद्रित होता है, चाहे उसे कोई लक्ष्य पूरा करना हो या किसी दूसरे व्यक्ति का सामना करना हो। मनुष्य स्वयं को कोई ध्येय देकर या किसी दूसरे मनुष्य से प्रेम करके स्वयं से जितना परे जाता है वह उतना ही अधिक मानवीय बनता जाता है और स्वयं को जानने लगता है। हम जिसे स्वयं को जानना कहते हैं, दरअसल वह कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसे हासिल किया जा सके, क्योंकि उसे पाने का जितना अधिक प्रयास किया जाएगा और मनुष्य से उतना ही दूर होता जाएगा। दूसरे शब्दों में स्वयं को जानना सिर्फ स्व उत्कृष्टता की प्रक्रिया से पड़ने वाला एक प्रभाव है। इस तरह हम देख सकते हैं कि जीवन का अर्थ निरंतर बदलता ही रहता है, लेकिन कभी समाप्त नहीं होता। लोगोथेरेपी के अनुसार हम जीवन के अर्थ की तलाश 3 प्रकार से कर सकते हैं। कोई सृजन या सेवा का कार्य करते हुए, कोई अनुभव लेते हुए या किसी का सामना करते हुए। अटल दुख के समय हम जो प्रतिक्रिया देते हैं
पहला तरीका यानी कार्य की उपलब्धि का तरीका यह पूरी तरह से स्पष्ट है। दूसरे और तीसरे तरीकों पर हमें विस्तार से चर्चा करनी होगी। जीवन में अर्थ पाने का दूसरा तरीका किसी अनुभव से जुड़ा है, जैसे अच्छाई, सच्चाई या सुंदरता, जैसे कुदरत और संस्कृति का अनुभव, या फिर किसी दूसरे इंसान को उसके पूरे अनूठेपन के साथ अनुभव करना, यानी उससे प्रेम करना। प्रेम का अर्थ, प्रेम ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जो हमें किसी दूसरे इंसान के भीतरी व्यक्तित्व तक ले जाता है। जब तक आप सामने वाले व्यक्ति से प्रेम नहीं करते, तब तक उसके दिल की गहराइयों के पार नहीं उतर सकते। इंसान अपने प्रेम के बल पर ही अपने प्रियतम की खूबियों व गुणों को जान पाता है, और इतना ही नहीं, वह उसमें छिपी उन संभावनाओं को भी जान लेता है जो अभी तक प्रकट नहीं हो सकी है। मनुष्य अपने प्रियतम को यह यकीन दिला सकता है कि वह क्या है और उसे क्या होना चाहिए। इस तरह वह उसकी संभावनाओं को साकार करने में अपनी ओर से अहम भूमिका निभाता है। लोगोथेरेपी में प्रेम को केवल काम वासना संबंधी प्रवृत्तियों व आयोगों का निर्माता नहीं माना जाता। प्रेम भी सेक्स की तरह ही एक प्रमुख कारक है। सामान्य रूप से सेक्स को प्रेम प्रकट करने का एक साधन माना जाता है। यदि सेक्स प्रेम व्यक्त करने का साधन बने तो ही इसे जायज ठहराया जाता है, वह पवित्र भी मान लिया जाता है। प्रेम को केवल सेक्स के प्रभाव के तौर पर नहीं लेना चाहिए। सेक्स तो उसे व्यक्त करने का एक ऐसा माध्यम है जो दो लोगों के अनंत मिलन का अनुभव बनता है, जिसे हम प्रेम कहते हैं। जीवन में अर्थ पाने का तीसरा तरीका दुख व कष्ट से होकर गुजरता है। पीड़ा का अर्थ, भले ही हम जीवन में कितना भी असहाय स्थिति का सामना क्यों न कर रहे हों, या किसी ऐसी नियति को झेल रहे हों जिसे बदलना नामुमकिन लग रहा हो, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ऐसे समय में भी हम जीवन का अर्थ ढूंढ सकते हैं। बल्कि ऐसे समय में तो अद्भुत मानवीय संभावना व प्रतिभा का साक्षी बनना और अधिक मायने रखता है। यह मानवीय संभावना व प्रतिभा ही एक निजी शोक में किए गए नाटक को जीत में, किसी के कष्ट या विपदा को उपलब्धि में बदल देती है। जब हम किसी हालात को बदलने की स्थिति में नहीं होते, उसी समय हमें अपने आप को बदलने की चुनौती मिलती है। कैंसर जैसा कोई असाध्य रोग जिसका उपचार नहीं हो सकता, इसकी चुनौती का एक उदाहरण है। मैं यहाँ एक स्पष्ट उदाहरण देना चाहूँगा। एक बार एक अधेड़ चिकित्सक ने अपनी उदासी से निजात पाने के लिए मुझसे सलाह मांगी। वह 2 साल पहले अपनी पत्नी के निधन से पैदा हुए वियोग को सह नहीं पा रहा था। वह अपनी पत्नी को बहुत चाहता था। अब ऐसे में मैं उसकी क्या सहायता कर सकता था? मुझे उसे किन शब्दों से दिलासा देना चाहिए? खैर, मैंने उसे दिलासा देने के बजाय सीधा सवाल पूछा, डॉक्टर, अगर आपकी पत्नी के स्थान पर आपका निधन हो गया होता और आपकी पत्नी को आपके बिना जीवित रहना पड़ता, तो उन्होंने कहा, ओह, उसके लिए तो यह सब सहन करना और भी कठिन होता। वह यह सब कैसे सहती? तब मैंने कहा, देखा डॉक्टर, उसे इस कष्ट से आपने ही बचाया है। आज आप उसे याद करते हुए शोक मना रहे हैं और स्वयं कष्ट पा रहे हैं, पर अगर आपका निधन हुआ होता तो यह सारी पीड़ा उसे भोगनी पड़ती। उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा, मुझसे हाथ मिलाया और शांत भाव से आप इससे निकल गए। जब पीड़ा को उसके होने के मायने मिल जाते हैं तो वह पीड़ा नहीं रह जाती। जैसे कुछ लोगों के लिए उस पीड़ा का अर्थ बलिदान भी हो सकता है। सच तो यह है कि सही मायने में उन्हें कोई उपचार दिया ही नहीं गया, क्योंकि उन्हें कोई रोग था ही नहीं। दूसरी बात यह है कि मैं उनके भाग्य को नहीं बदल सकता था। मैं उनकी पत्नी को इस धरती पर वापस नहीं ला सकता था, लेकिन उस एक क्षण में मैं उस भाग्य के प्रति उनके नजरिए को बदलने में कामयाब रहा, जिसे हम किसी भी कीमत पर बदल नहीं सकते थे। कम से कम उस क्षण के बाद उन्हें अपनी पीड़ा में एक अर्थ दिखाई देने लगा। यह लोगोथेरेपी के प्रमुख नियमों से एक है कि मनुष्य की प्रधान चिंता यह नहीं कि वह सुख प्राप्त करे या स्वयं को पीड़ा से दूर रखे। वह तो दरअसल अपने जीवन के लिए एक अर्थ पाना चाहता है। यही कारण है कि मनुष्य पीड़ा व कष्ट झेलने को तैयार हो जाता है, बशर्ते वह पीड़ा उसके जीवन को कोई अर्थ दे रही हो। लेकिन यहाँ मैं यह बात भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जीवन का अर्थ पाने के लिए यह कतई आवश्यक नहीं कि आपके जीवन में दुख व कष्ट होना चाहिए। मेरी बात का
अर्थ सिर्फ यह है कि पीड़ा व कष्ट के दौरान भी आप जीवन का अर्थ पा सकते हैं। निश्चित रूप से वह पीड़ा ऐसी होनी चाहिए जिससे आप किसी भी तरह अपना बचाव न कर सकते हो, उससे अछूते न रह सकते हो। अगर दुख को दूर किया जा सकता हो तो उस समय हमारे लिए उसका अर्थ यही हो सकता है कि हम उसके कारण को दूर करने का प्रयास करें, फिर चाहे वो मानसिक कारण हो, शारीरिक हो या फिर राजनीतिक। अगर आप बिना किसी कारण के ही कष्ट सह रहे हैं तो आप कोई नायक नहीं बल्कि अपने ही कष्ट से खुशी पाने वालों में से एक हैं। जॉर्जिया विश्वविद्यालय के मनोचिकित्सक प्रोफेसर एडिथ बिस्कॉफ जोल्सन ने अपनी मृत्यु से पहले लोगोथेरेपी पर लिखे गए एक आलेख में कहा, हमारा वर्तमान मानसिक आरोग्य, मेंटल हाइजीन दर्शन इस बात पर बल देता है कि लोगों को खुश रहना चाहिए। नाखुशी यह संकेत देती है कि उनके जीवन में कहीं अव्यवस्था है। यह इस तथ्य के लिए जवाबदेह है कि नाखुश होने की मायूसी के कारण ही ऐसी नाखुशी इतनी बढ़ जाती है कि उसे दूर नहीं किया जा सकता है। एक दूसरे पत्र में उन्होंने यह उम्मीद जताई कि लोगोथेरेपी यूएस की वर्तमान संस्कृति में पनप रही उन प्रवृत्तियों पर रोक लगा सकती है जो कि कोई असाध्य कष्ट सहने वाले व्यक्ति को उसकी पीड़ा पर गर्व करने का अवसर नहीं देती और उसे प्रोत्साहित करने के स्थान पर इतना निरुत्साहित कर दिया जाता है कि वह न केवल नाखुश व उदास हो जाता है बल्कि उसे अपने उदास होने पर शर्मिंदगी भी होने लगती है। कई बार ऐसे हालत बन जाते हैं जिनके कारण इंसान को अपना काम करने या जीवन का आनंद प्राप्त करने के अवसर नहीं मिल पाते, लेकिन इस बात से कभी इनकार नहीं किया जा सकता कि अनपेक्षित पीड़ा को सहन करना ही होता है। पूरी बहादुरी के साथ अपनी पीड़ा को सहन करने की चुनौती लेते ही आपके जीवन को अंतिम क्षण तक के लिए अपना एक अर्थ मिल जाता है। यह अर्थ सही मायने में मनुष्य के अंतिम क्षण तक बना रहता है। दूसरे शब्दों में जीवन का अर्थ किसी भी शर्त से परे है, क्योंकि इसमें उस पीड़ा की संभावना भी शामिल है जिसके बारे में हमने कभी सोचा तक नहीं होता। अब मैं आपको अपने यातना शिविर के एक गहन अनुभव के बारे में बताता हूँ। उस कैंप में 28 लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति के जीवित रहने की संभावना थी। इस संभावना को आंकड़ों के माध्यम से भी जांचा जा सकता है। मैं अपनी पहली पुस्तक की जिस पांडुलिपि को ऑस्ट्रिच तक अपने कोट में संभाल कर ले गया था उसके वापस मिलने की संभावना तो कतई नहीं थी। यह पुस्तक मेरी मानसिक संतान थी और मुझे उससे बिछड़ने का वियोग झेलना था। अब मुझे ऐसा लगता है कि उस कैंप में कोई भी वस्तु या व्यक्ति मुझे जिंदा नहीं बचा सकती थी, फिर भले ही वह मेरी भौतिक संतान हो या मानसिक। इसलिए मैं स्वयं इस प्रश्न में उलझा हुआ हूँ कि क्या सचमुच उन हालत में मेरे जीवन में कोई अर्थ नहीं बचा था। मुझे अभी तक इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि जिस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए मैं दीवानों की तरह जूझ रहा था वह मेरे लिए पहले से ही मौजूद था और बहुत जल्द मेरे सामने प्रस्तुत होने वाला था। उस समय मुझे अपने सारे कपड़े उतारने थे और उसके बदले में एक ऐसी कैंप निवासी के घिसे पीटे पुराने कपड़े पहनने थे जिसे ऑस्ट्रिच रेलवे स्टेशन से सीधा मौत को गले लगाने के लिए गैस चैम्बर में भेज दिया गया था। मेरी कई पन्नों वाली पांडुलिपि छीन ली गई। इसके बदले में मुझे उस पुराने कोट की जेब में किसी प्रार्थना की पुस्तक का एक फटा हुआ पन्ना मिला जिस पर हिब्रू भाषा में लिखा था शेमा एरसेल। यह सबसे महत्वपूर्ण यहूदी प्रार्थना है। आखिर मुझे इससे संयोग का वर्णन कैसे करना चाहिए। एक तरह से वहाँ मुझे यह चुनौती दी जा रही थी कि मुझे अपने विचारों को केवल पन्नों पर लिखने के बजाय उनके साथ ही जीना होगा। मुझे याद है कि कुछ ही समय बाद ऐसा लगने लगा जैसे मैं ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकूंगा। ऐसे कठिन हालात में मेरी चिंता मेरी बाकी साथियों की चिंता से कहीं अलग थी। उनका सवाल था क्या हम इस कैंप से जीवित वापस लौटेंगे, क्योंकि अगर ऐसा न होता तो वह सारी पीड़ा अपने मायने ही खो देती। मेरे मन में बार बार सवाल आता था क्या यह सारी पीड़ा हमारे आसपास दिखती इस मृत्यु का कोई मकसद है? यदि नहीं तो अंततः हमारे बचने का कोई अर्थ ही नहीं है। एक ऐसा जीवन जिसका अर्थ ऐसे दोराहे पर खड़ा हो जहाँ कोई बचे या नहीं, लेकिन कुल मिलाकर वह जीने के लायक तो नहीं होता। एक ऐसा तथ्य जो आरंभिक तथ्य के नतीजे के तौर पर सामने आता है। सम कमेंट्स ऑन अ बिजनेस स्कूल ऑफ साइकियाट्री, द जर्नल ऑफ
एबनॉर्मल एंड सोशल साइकोलॉजी, लोगोथेरेपी एंड एग्जिस्टेंशियल एनालिसिस, एक्टा साइकोथेराप्यूटिका। मेटाक्लिनिकल समस्या। आजकल मनोचिकित्सक के पास ऐसे रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है जो किसी मानसिक रोग के बजाय अपनी मानवीय समस्याओं के समाधान पाने हेतु उनके पास आ रहे हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज भले ही मनोचिकित्सक से भेंट कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले वे किसी पादरी, पुजारी या रब्बी की मदद लेते रहे होंगे। अब वे किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों स्वयं को सौंपने के बजाय डॉक्टर के पास आना पसंद करते हैं और उससे सवाल करते हैं, मेरे जीवन का अर्थ क्या है। एक लोगो ड्रामा। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक बार मेरे अस्पताल विभाग में आत्महत्या का प्रयत्न करने वाली एक महिला को भर्ती किया गया। उसके 11 साल के बेटे की मौत हो गई थी। डॉक्टर कट कोकोरेक ने उसे एक उपचार दल में शामिल होने का न्योता दिया और अचानक ही मैं उस कक्ष में जा पहुंचा जहां डॉक्टर कट एक साइकोड्रामा संचालित कर रहे थे। वह अपनी कहानी सुना रही थी। जब उसके बेटे की मौत हुई तो वह अपने दूसरे बेटे के साथ अकेली रह गई जो अपाहिज था। उस बेचारे लड़के को हमेशा पहिया कुर्सी की मदद लेनी पड़ती थी। हालांकि माँ ने अपनी किस्मत के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन जब उसने अपने अपाहिज बेटे सहित आत्महत्या करनी चाहिए तो उस बेटे ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और दोनों की जान बचा ली। उस बेटे को जीवन से प्यार था, उसके लिए जीवन सब अब भी सार्थक था, लेकिन उसकी माँ को जीवन में कोई अर्थ क्यों नहीं दिख रहा था। उस औरत को अपने जीवन का अर्थ कैसे समझ जाए और हम किस तरह उसे इस विषय में सचेत करने में कामयाब हो सके। मैंने भी इस समूह में हिस्सा लिया और उसमें शामिल दूसरी औरतों से सवाल किए। जब मैंने उनमें से एक औरत से उसकी आयु पूछी तो उसने बताया कि वह 30 साल की थी। मैंने कहा, नहीं, तुम 30 साल की नहीं बल्कि 80 साल की हो और अपनी अंतिम सांसें ले रही हो। और अब तुम मुड़कर अपने जीवन पर एक नज़र डालो, एक ऐसा जीवन जिसमें कोई संतान नहीं थी लेकिन आर्थिक सफलता और सामाजिक प्रतिष्ठा भरपूर थी। फिर मैंने उससे पूछा, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगी और इस बारे में अपने आप से क्या कहेंगे। उस सत्र के दौरान एक टेप में उसकी बातें रिकॉर्ड की गई थी। मैं चाहूँगी कि आप उसी के शब्दों में जानें कि उसने क्या जवाब दिया। अरे, मैंने एक पैसे वाले आदमी से शादी की। मेरा जीवन धन संपदा से भरपूर रहा है और मैंने इसे भरपूर जिया है। मैंने पुरुषों को लुभाया, उनके साथ जी भर कर शरारतें की। अब मैं 80 साल की हूँ, मेरी अपनी कोई संतान नहीं। एक बूढ़ी औरत के रूप में जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो यही लगता है कि वह सब किस लिए था। दरअसल मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरा पूरा जीवन नाकामयाब रहा। इसके बाद मैंने उस अपाहिज लड़के की माँ को बुलाया और कहा कि वह भी उन्हीं हालात में अपनी कल्पना करे। उसका बयान भी टेप में दर्ज किया गया। मैं अपने लिए संतान चाहती थी और ईश्वर ने मेरी यह इच्छा पूरी की। मेरा एक बेटा मारा गया और अगर मैंने अपने दूसरे अपाहिज बेटे की देख रेख का जिम्मा न लिया होता तो शायद उसे भी किसी संस्था में भेज दिया गया होता। भले ही वह अपाहिज है पर वह मेरी संतान है। मैंने उसके लिए जीवन को भरपूर बनाने का हर संभव प्रयास किया है। मैंने अपने बेटे को एक नेक इंसान बनाने की कोशिश की है। यह कहते हुए उसकी आंखें छलछला उठी और उसने रोते रोते अपनी बात पूरी करते हुए कहा, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं पूरी शांति के साथ अपने बीते हुए जीवन को देख सकती हूँ, क्योंकि मैं कह सकती हूँ कि मेरा जीवन सार्थक रहा और मैंने अपने जीवन का अर्थ निभाने की भरपूर कोशिश की है। मैंने अपनी ओर से कोई कमी नहीं रखी। मैंने अपने बेटे के लिए सब कुछ बेहतरीन ही किया है। मेरा पूरा जीवन कामयाब रहा है। आप देख सकते हैं कि एक मरणासन महिला के रूप में अपने जीवन की कल्पना करते ही मानो उसने अपने जीवन का खोया हुआ अर्थ पा लिया, एक ऐसा अर्थ जिसमें उसके जीवन की सारी पीड़ा भी शामिल थी। उसी समय यह भी पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि भले ही उसके बेटे ने केवल 11 साल का ही जीवन जिया था, लेकिन वह भी प्रेम और आनंद से इतना भरपूर हो सकता था जो किसी 80 साल की अवधि वाले जीवन से कहीं अधिक सार्थक और अर्थवान होता है। इसके बाद मैंने एक और प्रश्न पूछा और इस बार मैं पूरे दल को संबोधित कर रहा था। मैंने पूछा कि जिस बंदर को पोलियोमाइलाइटिस, चलने फिरने की क्षमता समाप्त करने वाला संक्रामक रोग, सीरम विकसित करने के लिए बार बार सुई का दर्द करना पड़ रहा हो,
क्या वह कभी उस पीड़ा में छिपे अर्थ को पहचान सकेगा? सारे दल ने एक स्वर में कहा कि बंदर को यह नहीं पता है कि वह चल सकेगा। वह अपनी सीमित बुद्धि के कारण मनुष्यों की सोच तक नहीं पहुंच सकता। केवल मनुष्य ही है जो अपनी पीड़ा या कष्ट में छिपे अर्थ को भी जान सकता है। फिर मैंने एक और प्रश्न के माध्यम से बात को आगे बढ़ाया। मनुष्य के बारे में क्या कहेंगे? क्या आपको पूरा यकीन है कि मनुष्य का संसार ब्रह्मांड के उद्भव का अंतिम बिंदु है? क्या यह नहीं माना जा सकता कि अभी और भी ऐसे आयाम हैं, यानी मनुष्य के संसार से परे एक ऐसा संसार जिसमें अंततः मनुष्य की पीड़ा के अर्थ से जुड़े प्रश्न का उत्तर मिल जाए? उत्तम अर्थ। यह अंतिम अर्थ अनिवार्य रूप से मनुष्य की सीमित बौद्धिक क्षमता से परे है। हम लोगोथेरेपी में एक उत्तम अर्थ के बारे में बात करते हैं। दरअसल मनुष्य नहीं चाहता कि उसे किसी दार्शनिक की ओर से उपदेश सुनने को मिले ताकि वह उसके जीवन की अर्थहीनता को वह जारी रख सके। उसे तो कोई ऐसा चाहिए जो उसे उसके जीवन के अर्थ की ओर ले जा सके और उस ओर जाने का साहस दे सके। लोगोज शब्द तर्क से कहीं गहरा है। जो चिकित्सक उत्तम अर्थ से भी परे जाता है उसे देर सवेरे अपने रोगियों के आगे लज्जित होना ही होगा, जैसा कि मेरे साथ हुआ जब मेरी 6 वर्षीय बेटी ने मुझसे एक सवाल पूछ लिया, हम गुड लॉर्ड दयालु प्रभु क्यों बोलते हैं? मैंने उत्तर दिया, कुछ सप्ताह पहले तुम्हें खसरा हो गया था, तब उन्होंने ही तो तुम्हें ठीक किया। नन्ही बच्ची मेरे उत्तर से संतुष्ट नहीं और बोली, पर डैडी प्लीज आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने ही तो मुझे रोगी बनाया था। हालांकि जब कोई रोगी किसी धार्मिक धारणा से जुड़ा होता है तो आप इस पर आपत्ति नहीं कर सकते कि वह अपने धार्मिक विश्वास तथा आध्यात्मिक साधनों के बल पर उपचारात्मक लाभ पाएगा। ऐसा न करने के लिए कई बार मनोचिकित्सक को रोगी की जगह स्वयं को रखकर देखना होता है। मिसाल के तौर पर मैंने भी एक बार ऐसा ही किया। मेरे पास पूर्वी यूरोप से एक रब्बी आया और उसने अपनी कहानी सुनाई। उसने ऑस्विट्ज की यातना शिविर में अपनी पत्नी व 6 बच्चों को खो दिया था। उन सबको गैस चैम्बर के हवाले कर दिया गया था और अब उसे पता चला कि उसकी दूसरी पत्नी को भी बाँझ थी। मैंने पाया कि संतान उत्पत्ति ही जीवन का एकमात्र अर्थ नहीं, अन्यथा यह पूरा जीवन ही निरर्थक होता और जो अपने आप को निरर्थक हो उसे आप केवल उसकी निरंतरता के कारण अर्थवान तो नहीं कर सकते। हालांकि रब्बी अपनी पीड़ा को एक कट्टर यहूदी के रूप में देख रहा था जिसके पास एक पुत्र तक नहीं था जो उसके अंतिम समय में उसके लिए कदिश कह सके। पर मैं भी इतनी जल्दी हताश होने वाले में से नहीं था। मैंने उससे पूछा कि क्या वह अपने मरने के बाद बच्चों से स्वर्ग में मिलने की इच्छा नहीं रखता। हालांकि यह सुनते ही उसके आंसू बहने लगे और अब उसके दुख का असली कारण मेरे सामने आ गया। उसने कहा कि उसके बच्चे तो मासूम शहीद थे जिन्हें निश्चित ही स्वर्ग में जगह मिलेगी, लेकिन वह अपने विषय में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वह स्वयं को एक बूढ़ा पापी मानता है। उसे संदेह था कि उसे स्वर्ग में जगह मिलेगी या नहीं। मैंने भी हिम्मत नहीं हारी और आगे कहा, रब्बी तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। दरअसल बच्चों के जाने के बाद तुम्हारे जीवित रहने का यही अर्थ था कि तुम पीड़ा से भरे इन वर्षों के दौरान पवित्र हो जाओ और अपने पापों से मुक्ति पालो। हालांकि आखिर में तुम अपने बच्चों की तरह निर्दोष की गिनती में तो नहीं आ पाओगे, लेकिन इतना तो माना ही जा सकता है कि संभवतः तुम्हें स्वर्ग में उनके आसपास ही कहीं जगह मिल जाए। क्या धर्म ग्रंथ में यह नहीं लिखा है कि ईश्वर ही तुम्हारे सभी आंसुओं का संरक्षक है? इसीलिए हो सकता है कि तुम्हारी यह पीड़ा भी व्यर्थ न जाए। मेरी बात सुनकर उसे कई सालों के बाद पहली बार एक नया नजरिया मिला और अपनी पीड़ा व कष्ट से राहत महसूस हुई। अब उसे अपने जीवन के लिए एक नई सोच मिल गई थी और एक नया द्वार उसके सामने था जो मैं उसके लिए खोलने में कामयाब रहा। जीवन की नश्वरता। जो चीजें जीवन में उसका अर्थ छीन लेती हैं उनमें न केवल पीड़ा बल्कि मृत्यु भी शामिल है। मैं तो यह कहते हुए कभी नहीं हिचकिचाता कि केवल वर्तमान के क्षणिक पहलुओं में ही सारी संभावनाएं होती हैं। जब ही वो मूर्त रूप में सामने आते हैं तो वास्तविकता का चोला पहन लेते हैं। उन्हें सुरक्षित करके अतीत की ओर भेज दिया जाता है जहां जाकर वे नश्वरता से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार हमारे अस्तित्व की नश्वरता इसे अर्थहीन नहीं बनाती, लेकिन यह हमें जिम्मेदार अवश्य बनाती ताकि हम अनिवार्य रूप से अपनी सभी अस्थायी संभावनाओं को
साकार कर सके। मनुष्य निरंतर यह चुनाव करता रहता है कि उसकी वर्तमान संभावनाओं में से कौन अवास्तविक है और किन्हें वह साकार रूप दिया जा सकता है। मेरा कौन सा चुनाव हमेशा के लिए समय की रेत पर गहरे व कभी न मिटने वाले पदचिह्न के रूप में अंकित किया गया होगा, किसी भी क्षण में, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो। मनुष्य को यह निर्णय अवश्य लेना चाहिए कि उसके अस्तित्व को किस बात के लिए याद किया जाएगा। प्राय मनुष्य अपनी नश्वरता को ही ध्यान में रखता है और अतीत के उस खजाने को नज़रअंदाज कर देता है जिसमें उसने जाने कितने कर्मों, पीड़ाओं और खुशियों को दफन कर रखा है। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे मिटाया जा सके और कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे पूरा किया जा सके। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सिर्फ इंसान का होना ही अस्तित्व का सबसे निश्चित प्रकार है। लोगोथेरेपी मनुष्य के अस्तित्व की अनिवार्य नश्वरता को ध्यान में तो रखती है, लेकिन यह निराशावादी नहीं है बल्कि सक्रियतावादी है। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। निराशावादी आदमी अपनी दीवार पर लगे उस कैलेंडर को भय और उदासी के साथ देखता है जो दिन ब दिन पन्ने फाड़े जाने के कारण पतला होता जा रहा है और उम्र बीतने का प्रतीक है। वहीं दूसरी ओर जीवन की समस्याओं पर सक्रिय रूप से धावा बोलने वाला व्यक्ति अपनी दीवार पर लगे कैलेंडर के पुराने पन्ने फाड़ता है, लेकिन वह उनके पीछे अपने अनुभव से जुड़े कुछ नोट्स लिखकर उन्हें कहीं संभाल कर रख देता है। वह उन सभी नोट्स को बड़े ही आनंद व गर्व से देख सकता है और उन दिनों को बहुत ही लगाव से याद कर सकता है जिन्हें वह भरपूर जी चुका है। क्या उसके लिए यह बात मायने रखेगी कि अब वह बूढ़ा होता जा रहा है? क्या उसे युवाओं को देखकर जलन महसूस होगी या वह उन्हें देखकर अपनी बीती हुई युवावस्थाओं के लिए सिर पीटेगा? दरअसल उसके पास ऐसा कोई कारण नहीं कि उसे दूसरे की युवावस्था देखकर ईर्ष्या हो। उसे यह सोचकर जलन नहीं होगी कि किसी युवा के पास भविष्य की असीम संभावनाएं हैं। वह कहेगा, धन्यवाद, मेरे पास संभावनाएं नहीं बल्कि अतीत से जुड़ी वास्तविकताएं हैं। मेरे पास उन कार्यों की विरासत है जिन्हें मैं जीवन भर करता रहा। इसके साथ ही मैंने प्रेम के साथ साथ अपनी पीड़ा को भी पूरी बहादुरी से जीता है। इंसान की इन पीड़ाओं पर मुझे गर्व है। हालांकि ये सब ऐसी चीजें हैं जो किसी के लिए ईर्ष्या का विषय नहीं हो सकती। मृतक के लिए की जाने वाली प्रार्थना। लोगोथेरेपी एक तकनीकी के रूप में किसी वास्तविक भय जैसे मौत से जुड़े भय को आप साइकोडायनेमिक मानसिक सक्रियता विश्लेषण से दूर नहीं कर सकते। साइकोडायनेमिक मानसिक सक्रियता के विश्लेषण से दूर नहीं कर सकते। वहीं दूसरी ओर एगोराफोबिया खुले व सार्वजनिक स्थानों के प्रति भय जैसा कोई न्यूरोटिक तंत्रिका रोग संबंधी भय को केवल दार्शनिक की बातों से ठीक नहीं किया जा सकता। हालांकि लोगोथेरेपी में ऐसे मामलों के उपचार के लिए विशेष तकनीकी विकसित की गई है। जब भी यह तकनीक प्रयोग में लाई जाती है तो हम पूरी बात को समझने के लिए एक ऐसी अवस्था को आरंभ बिंदु के रूप में लेते हैं जो प्रायः मानसिक रोगी में पाई जाती है। इसे प्रारंभिक अशांति भय एंटीसिपेटरी एंग्जाइटी कहते हैं। इसमें वही भय उत्पन्न किया जाता है जिससे रोगी भयभीत होता है। मिसाल के लिए एक शर्मीले व्यक्ति को एक बड़े से कक्ष में कई सारे लोगों का सामना करने को कहा जाए तो वह और अधिक संकोच और शर्म का अनुभव करेगा। इस संदर्भ में इच्छा ही विचार की जनक है। इस कहावत को संशोधित करके कहा जा सकता है कि भय ही हर प्रसंग की जननी है। यह विडंबना ही है कि इंसान का डर उसके सामने उस चीज को लाकर खड़ा कर देता है जिससे वह भयभीत होता है। ठीक इसी तरह जो काम मजबूरी में किए जाते हैं वे हमारे मजबूत इरादों में रुकावट बनते हैं। प्राय ऐसा सेक्सुअल न्यूरोसिस यौन विच्छिन्नता में पाया जाता है। प्रदर्शन करने की यह इच्छा या हाइपर इंटेंशन इच्छाओं की अति कही जा सकती है। कोई पुरुष अपनी कामुक क्षमता का जितना अधिक प्रदर्शन करना चाहता है या कोई स्त्री चरम सुख का अनुभव पाने की जितनी योग्यता दर्शाना चाहती है वे उतना ही कम कामयाब हो पाते हैं। सुख प्राप्ति की इच्छा को हमेशा एक बाय प्रोडक्ट उत्पाद ही रहना चाहिए। जितना इसे लक्ष्य बनाना जाता है उतना वह आपके जीवन को खराब व नष्ट कर देता है। लोगोथेरेपी में हम इच्छाओं के प्रति इच्छाओं की अति के साथ साथ ध्यान पाने की अति या हाइपर रिफ्लेक्शन की भी चर्चा करते हैं जो किसी रोग का कारण भी बन सकता है। आप एक डॉक्टरी रिपोर्ट से मेरी बात को विस्तार से समझ सकते हैं।
एक नवयुवती मेरे पास शिकायत लेकर आई कि उसे संभोग से विरक्ति होने लगी है। उसकी केस हिस्ट्री से पता चला कि उसके पिता ने बचपन में उसका यौन शोषण किया था। हालांकि यह साफ देखा जा सकता था कि संभोग से उसकी विरक्ति का कारण यौन शोषण का वह अनुभव नहीं था। उसके मामले की गहराई में जाने पर पता चला कि वह नियमित रूप से ऐसे मनोविश्लेषक आलेख पढ़ती रहती थी जिनमें बताया गया था कि उसका यह दुखदायी अनुभव आने वाले समय में किन किन रूपों में प्रकट हो सकता है। इसी आरंभिक अशांति के कारण वह बार बार अपने नारीत्व को उग्र बना लेना चाहती थी और शारीरिक संबंध बनाने के दौरान अपने साथी के बजाय खुद पर ही अधिक केंद्रित रहती थी। यही कारण था कि वह संभोग के दौरान चरम सुख तक नहीं पहुंच पाती थी, क्योंकि उसने अपनी चरम सीमा को ही अपना लक्ष्य बना लिया था और इसी इच्छा के चलते अपने साथी के प्रति उसके समर्पण में अनजाने में ही कमी आ जाती थी। कुछ समय तक लोगोथेरेपी उपचार लेने के बाद इस मरीज की चरम सुख पाने की उत्कंठ इच्छा से जुड़े अनुभव को डिरिफ्लेक्ट एक और लोगोथेरेपी उपचार किया गया। फिर उसका ध्यान उसके साथी की ओर केंद्रित किया गया, जिसके बाद उसके लिए शारीरिक संबंध का पूरा आनंद पाना आसान हो गया। डिरिफ्लेक्टेड लोगोथेरेपी अपनी तकनीकी पैराडॉक्सिकल इंटेंशन विरोधाभासी इच्छा को दोहरे तथ्यों पर आधारित मानती है। इसमें मरीज के भय को बाहर लाया जाता है। मरीज के हाइपरटेंशन के चलते उसके लिए अपने मनचाहा कार्य करना असंभव हो जाता है। मैंने 1939 में जर्मन में पैराडॉक्सिकल इंटेंशन की व्याख्या की थी। इस पहल के दौरान रोगी जिस डर का शिकार होता है उसे एक पल के लिए उसी का विचार करने को कहा जाता है जिससे उसे भय होता है। मुझे एक केस याद आ रहा है। एक युवा चिकित्सक अधिक पसीना आने से परेशान था। उसने मुझसे सलाह ली। उसकी समस्या यह थी कि जब भी वह पसीने के बारे में सोचता है, अपने प्रारंभिक भय एंटीसिपेटरी एंग्जाइटी के कारण वह फौरन पसीने में नहा जाता है। इस चक्र को तोड़ने के लिए मैंने उसे सलाह दी कि उसे किसी भी प्रदर्शन के दौरान खुद से यह कहना होगा कि आज उसे अपने दर्शकों को दिखाना है कि उसे कितना पसीना आ सकता है। उसने एक सप्ताह बाद आकर रिपोर्ट दी कि जब भी वह किसी से मिलने वक्त प्रारंभिक भय महसूस करता तो वह स्वयं से कहता है, अभी तो केवल 1/4 क्वार्ट पसीना ही आया है, मुझे कम से कम 10 क्वार्ट पसीना बहाना चाहिए। नतीजा यह रहा कि 4 साल तक इस डर से पीड़ित रहने के बाद वह पहले सत्र के बाद ही मात्र 1 सप्ताह की अवधि में ही इससे मुक्त होने में सफल हो रहा। पाठक यह ध्यान दें कि हमें केवल अपने रोगी के नजरिए में बदलाव लाना होता है, उसके भय को एक विरोधाभासी इच्छा से बदलना होता है। इस उपचार में उसके मन का भय और उद्योग शांत हो जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान मनुष्य को अपने अलगाव की योग्यता का प्रयोग करना होता है जो उसके भीतर हास्यबोध के साथ छिपी होती है। जब कभी विरोधाभासी इच्छा की तकनीकी रोगी पर लागू की जाती है तो उस समय खुद को अपने आप से अलग करने की उसकी बुनियादी योग्यता सामने आती है। इससे रोगी खुद को अपने ही पागलपन से विरक्त होकर देख पाता है। गॉर्डन डब्ल्यू आलपोर्ट की पुस्तक द इंडिविजुअल एंड हिज रिलीजन में ऐसा ही कुछ विवरण मिलता है। जो मानसिक रोगी खुद पर हंसना सीख लेता है, हो सकता है कि वह स्वयं को संभाल पाने या फिर पूरी तरह से स्वस्थ होने की राह पर हो। विरोधाभासी इच्छा इसी कथन की पुष्टि करती है। कुछ अन्य मामलों की मदद से इसे और भी स्पष्ट किया जा सकता है। एक रोगी अनेक डॉक्टरों व अस्पतालों में गया, लेकिन उसका इलाज कहीं नहीं हो सका। इसके बाद उसे मेरे विभाग में भेजा गया। वह बहुत निराश था और उसे डर था कि कहीं वह आत्महत्या ही न कर बैठे। दरअसल वह कुछ सालों से राइटर्स क्रैम्प लिखने के तनाव से पीड़ित था और अब वह हालात ऐसे बन रहे थे कि हाथ से लिख न पाने के कारण उसकी नौकरी तक जा सकती थी। वह एक बुककीपर था। इस हालत से निपटने के लिए जल्द ही कोई उपाय करना आवश्यक था। आरंभिक उपचार में डॉक्टर युवा कोचडेरा ने उसे सलाह दी कि अब तक वह जो भी करता आया था उसे उसका उल्टा करना हो। जैसे अगर वह बहुत अच्छा और साफ लिखने की कोशिश कर रहा था तो अब उसे बहुत खराब लिखावट में लिखना चाहिए। उसे सलाह दी गई कि वह अपने आप से कहे, अब मैं लोगों को दिखा दूंगा कि मैं कितनी खराब लिखावट में लिख सकता हूँ। और जब उसने खराब लिखावट में लिखना चाहा वह ऐसा नहीं कर सका।
उसने अगले दिन आकर कहा, मैंने चाहा कि खराब लिखावट में लिखूं, पर मैं ऐसा नहीं कर पाया। अगले 48 घंटों के दौरान वह अपने राइटर स्क्रैप से आज़ाद हो गया। उपचार के बाद रोग निरीक्षण अवधि के दौरान भी वह इससे मुक्त ही रहा। अब वह खुश है और पूरी क्षमता के साथ अपना काम कर सकता है। ऐसा ही एक और मामला सामने आया जो लिखने के बजाय बोलने से संबंधित था। बेना पॉलीक्लिनिक अस्पताल के लैरिजोलॉजिकल विभाग के एक सहकर्मी के साथ मैंने इस मामले को देखा। हमारे डॉक्टरी अभ्यास के लंबे अनुभव के दौरान सामने आया एक हकलाहट का सबसे गंभीर मामला था। जहाँ तक रोगी को याद था, वह अपने पूरे जीवन में कभी इस हकलाहट को दूर नहीं कर पाया, लेकिन उसे एक ऐसा क्षण याद था जब वह चाहकर भी हकला नहीं सका। दरअसल जब वह 12 साल का था तो बिना टिकट लिए एक गाड़ी में चढ़ गया था। जब वह कंडक्टर के हाथों पकड़ा गया तो उसने सोचा कि वह कंडक्टर को हकला कर दिखाएगा ताकि कंडक्टर को उस पर तरस आएगा और वह उसे छोड़ देगा। उसने यह दिखाने की कोशिश की कि वह एक हकलाने वाला बेचारा लड़का, लेकिन उसी क्षण जब उसने हकलाना चाहा तो वह ऐसा नहीं कर सका। उसने अनजाने में ही विरोधाभासी इच्छा का प्रयोग किया था, जबकि यह उपचार के लिहाज से नहीं किया गया था। हालांकि आपको इस प्रदर्शन से यह अनुमान नहीं लगा लेना चाहिए कि मोनोसिम्प्टोमैटिक यानी एक जैसे दिखने वाले लक्षणों में ही विरोधाभासी इच्छा का प्रयोग किया जा सकता है। लोगोथेरेपी के उपचार की इस तकनीकी के बल पर वियना पॉलीक्लिनिक अस्पताल में मेरा स्टाफ गंभीर किस्म के और काफ़ी पुराने ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस रोगियों के रोग में भी सुधार लाने में सफल रहा। मैं यहाँ एक 65 वर्षीय महिला का उदाहरण देना चाहूँगा जो पिछले 60 वर्षों से वॉशिंग कंपल्सन, हद से ज़्यादा साफ सफाई रखने के मानसिक रोग का शिकार थी। डॉक्टर ईवा कोजडेरा ने विरोधाभासी इच्छा का प्रयोग करते हुए उसका उपचार आरंभ किया और 2 माह के भीतर ही वह महिला एक सामान्य जीवन जीने लगी। उसने स्वयं माना कि अस्पताल में भर्ती होने से पहले मेरा जीवन नर्क से भी बदतर हो गया था। वह बैक्टीरिया के डर से घर का कोई भी काम नहीं कर पाती थी और साफ सफाई के लिए दीवानगी की हद तक जाने के कारण वह स्वयं से डर गई थी, इसलिए वह सारा दिन अपने बिस्तर से नहीं उठती थी। हालांकि यह तो नहीं कहा जा सकता कि वह अपने लक्षणों से पूरी तरह मुक्त हो गई, क्योंकि उसके दिमाग में ऐसी कोई भी भाषण का शक्ति थी, पर अब वह इतना तो समझ ही गई थी कि अपनी बीमारी पर खुद हंस सकती थी। कुल मिलाकर उसे विरोधाभासी इच्छा का प्रयोग करना आ गया। अगर रोगी नींद न आने की बीमारी से पीड़ित हो तो विरोधाभासी इच्छा का प्रयोग किया जा सकता है। जब नींद न आने का भय सताता हो तो रोगी सोने के हाइपरइंटेंशन इच्छा की अति से पीड़ित हो जाता है और यही वजह है कि वह सो नहीं पाता है। मैं इस भय से उबरने के लिए अपने रोगियों को अक्सर यह सलाह देता हूं कि वे जितना हो सके रात को जागने की कोशिश करें, क्योंकि उनकी सोने की इच्छा हुआ कोशिश ही उन्हें सोने नहीं देती। दूसरे शब्दों में सोने का हाइपर इंटेंशन ही नींद आने में बाधा बन जाता है। उन्हें एंटीसिपेटरी एंग्जाइटी के स्थान पर विरोधाभासी इच्छा की मदद लेनी चाहिए कि उन्हें नींद न आए। ऐसा करने पर जल्दी ही उन्हें नींद आ जाएगी। पैराडॉक्सिकल इंटेंशन या विरोधाभासी इच्छा कोई रामबाण इलाज नहीं है, लेकिन इसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव और फोबिक यानी डर संबंधी मामलों में उपयोगी पाया गया है। खासतौर पर उन मामलों में तो यह और भी उपयोगी है जहां एंटीसिपेटरी एंग्जाइटी यानी आरंभिक उद्वेग रहता है। इसके अलावा यह एक अल्पकालिक उपचार पद्धति। यह सुनकर ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाल लेना चाहिए कि केवल अस्थायी उपचार पद्धति। स्वर्गीय एमिल ए गुथेल के शब्दों में फ्रायड के सिद्धांत की आम भ्रांतियों में से एक यह भी है कि नतीजा का टिकाऊ होना उपचार की अवधि से संबंधित है। मेरी फाइलों में एक ऐसे रोगी की केस रिपोर्ट शामिल है जिसके 20 साल पुरानी विरोधाभासी इच्छा का उपचार किया गया और उसके उपचार के प्रभाव अस्थायी पाए गए। सबसे उल्लेखनीय तथ्य यह है कि संबंधित मामले के रोगी के कारण पर ध्यान न भी दे तो भी विरोधाभासी इच्छा को प्रभावी पाया गया। इससे एडिथ बिस्कॉफ जोल्सन के कथन की पुष्टि मिलती है। हालांकि पारंपरिक मनोविज्ञान का कहना है कि रोगी के कारणों के आधार पर
ही उपचार संबंधी प्रयोग करने चाहिए। यह संभव है कि कुछ निश्चित कारकों के कारण बचपन में न्यूरोसिस हुआ हो और हो सकता है कि वयस्क अवस्था में बिल्कुल अलग कारकों की मदद से उसे छुटकारा दिलाया जा सके। जहाँ तक न्यूरोसिस के असली कारण का सवाल है, भले ही वह मनोवैज्ञानिक हो या शारीरिक, प्रारंभिक उद्योग जैसा फीडबैक तंत्र एक प्रमुख रोगजनक कारण हो सकता है। किसी डर के कारण लक्षण उभरता है और लक्षण उस डर को बढ़ाता है। कुछ मामलों में भी घटनाएं की ऐसी ही श्रृंखला देखी जा सकती है जिनमें रोगी अपने ही विचारों से संघर्ष करता रहता है। इस प्रकार वह उन डरों की शक्ति को बढ़ा देता है जो उसे सताते हैं। उसके दबाव के कारण सामने वाले पक्ष का दबाव भी बढ़ता जाता है। इसके साथ ही लक्षणों को और भी बल मिलता है। वहीं दूसरी ओर ज्यों ही रोगी अपनी सनक से जूझना छोड़ देता है और विरोधाभासी इच्छा का प्रयोग करते हुए उनका समाधान करने की कोशिश करता है, तो वह दुष्चक्र वहीं थम जाता है। लक्षण समाप्त होने लगते हैं और अंत में वह उस रोग से छुटकारा पा लेता है। कई सौभाग्यशाली मामले ऐसे भी होते हैं जिनमें लक्षणों को उभारने और बढ़ावा देने वाली अस्तित्व संबंधी खालीपन नहीं होती, जिससे रोगी न केवल अपने न्यूरोटिक डर से छुटकारा पालेगा बल्कि उसे पूरी तरह से सामान्य करने में भी सफल हो सकेगा। जैसा कि हम देखते हैं, अगर रोगी प्रारंभिक भय से ग्रस्त है तो उसे विरोधाभासी इच्छा का प्रयोग करना ही होगा। हाइपर इंटेंशन व हाइपर रिफ्लेक्शन को दूर करने के लिए डी रिफ्लेक्शन की मदद लेनी होगी। डी रिफ्लेक्शन तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक आप रोगी को उसके जीवन के किसी खास मिशन या अर्थ से नहीं जोड़ देते। यहाँ मानसिक रोगी की चिंता, सहानुभूति या तिरस्कार के साथ इस ढांचे को नहीं तोड़ा जाता, बल्कि इसका उपचार होता है स्वयं ही उत्कृष्टता की ओर जाने से। सामूहिक पागलपन, कलेक्टिव न्यूरोसिस। हर युग का अपना सामूहिक पागलपन, कलेक्टिव न्यूरोसिस होता है, जिससे निपटने के लिए मनोवैज्ञानिक उपचार की आवश्यकता होती है। वर्तमान युग में अस्तित्व संबंधी खालीपन ही सामूहिक पागलपन के रूप में सामने आ रहा है, जिसे शून्यवाद, निहिलिज्म के रूप में वर्णित किया जा सकता है। शून्यवाद कहता है कि अस्तित्व का अपना कोई अर्थ नहीं है। अगर साइकोथेरेपी स्वयं को शून्यवाद दर्शन के समकालीन प्रभाव से मुक्त नहीं कर सकी तो एक व्यापक स्तर पर समाज की कोई मदद नहीं कर सकेगी। फिर यह एक संभव उपचार के बजाय स्वयं को सामूहिक पागलपन के लक्षण के रूप में ही सामने ला पाएगी। ऐसी स्थिति में साइकोथेरेपी न केवल रोगी को एक शून्यवादी दर्शन सौंपेगी बल्कि इंसान की सच्ची तस्वीर दिखाने के बजाय उसे एक व्यंग चित्र के रूप में पेश करेगी। सबसे पहली बात तो यह है कि मनुष्य की इस कुछ न होने की थ्योरी में बहुत खतरा छिपा है। यह कहती है कि मनुष्य जैविक, मनोवैज्ञानिक तथा समाजशास्त्री दशाओं के परिणाम के सिवा कुछ और नहीं है, या फिर मनुष्य आनुवांशिकता या पर्यावरण की देन है। मनुष्य की यह मान्यता इस नकारात्मक सोच को जन्म देती है कि वह बाहरी प्रभावों तथा आंतरिक परिस्थितियों का शिकार है, जो साइकोथेरेपी यह मानने से इनकार करती है। मनुष्य स्वतंत्र है, वह इस सोच को बल देकर और घातक बना देता है। यह तय है कि मनुष्य नश्वर है और उसकी स्वतंत्रताएं में बाधाएं आती हैं। बात परिस्थितियों से आज़ादी की नहीं बल्कि विकट परिस्थितियों के बावजूद खड़े होने के साहस की आज़ादी की है। जैसा कि मैंने एक बार कहा था, न्यूरोलॉजी तथा साइकोलॉजी का प्रोफेसर होने के नाते मैं इस बात को लेकर सजग हूँ कि मनुष्य किस हद तक जैविक, मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्री दशाओं के अधीन होता है। लेकिन दो विषयों का प्रोफेसर होने के अलावा मैं उन लोगों में से भी एक हूँ जो यातना शिविर से जीवित लौटे हैं। मैं मनुष्य की उस अद्भुत साहस और सहनशक्ति का साक्षी रहा हूँ जिसके बल पर वह बद से बदतर दशा में भी विजयी बनकर उभरता है। नकारात्मक नियतिवाद, पैन डिटरमिनिज्म की समीक्षा। मनोविश्लेषण को अक्सर इसके नकारात्मक यौनवाद, पैन सेक्सुअलिज्म के लिए दोषी ठहराया जाता है। हालांकि मुझे लगता है कि यह तार्किक नहीं है। मुझे तो इसके बजाय एक और शब्द कहीं ज़्यादा भ्रांतिपूर्ण और खतरनाक लगता है, जिसे हम पैन डिटरमिनिज्म, नकारात्मक नियतिवाद कह सकते हैं।
यह मनुष्य का वह नजरिया है जिसके द्वारा वह हालातों का सामना करने की अपनी योग्यता का अनादर करता है और उसे मानने से इनकार कर देता है। मनुष्य पूरी तरह से किन्हीं निश्चित दायरों व शर्तों से बंधा हुआ नहीं है। वह स्वयं को इस बात से तौलता है कि क्या वह अपने सामने आए हालतों का सामना कर सका। दूसरे शब्दों में मनुष्य अपनी नियति स्वयं ही तय करता है। मनुष्य अपने जीवन को सिर्फ जीता नहीं बल्कि निरंतर तय करता रहता है कि आगे उसका जीवन, उसका अस्तित्व कैसा होगा और अगले क्षण क्या बनेगा। इसी सोच के आधार पर मनुष्य के पास यह आज़ादी होती है कि वह उसी क्षण में अपने आप से बदलाव ला सके। इसलिए हम केवल एक विशाल समूह के सर्वेक्षण आंकड़ों के आधार पर ही उसके भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं। हालांकि निजी व्यक्तित्व किसी भी तरह के अनुमान से परे होता है। किसी भी भविष्यवाणी का आधार जैविक, मनोवैज्ञानिक व समाजशास्त्री परिस्थितियों पर निर्भर होता है, जबकि मनुष्य के अस्तित्व की सबसे अहम बात यही है कि क्या वह अपने हालतों से और स्वयं की सीमाओं से ऊपर उठने की योग्यता रखता है। जरूरत पड़ने पर मनुष्य संसार में बेहतरीन के लिए बदलाव लाने की योग्यता रखता है और वह चाहे तो इस बेहतरी के लिए अपने भीतर भी बदलाव ला सकता है। मैं यहाँ आपको डॉक्टर जे की मिसाल देना चाहूँगा। मेरे पूरे जीवन में केवल वे ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनसे भेंट होने के बाद मैं उन्हें मैपहिस्टोफेलियन प्राणी यानी एक शैतानी शख्स कहने का साहस कर सकता था। उस समय उन्हें वियना के सबसे बड़े मनोरोग अस्पताल स्टेनहाफ का जनसंहारक कहा जाता था। जब नाजियों ने उनका इच्छा मृत्यु कार्यक्रम आरंभ किया तो उन्होंने इस काम की बागडोर अपने हाथ में ले ली और इतनी कट्टरता से इस काम को अंजाम दिया कि एक भी मनोरोगी गैस चैम्बर तक जाने से बच नहीं सका। जब मैं युद्ध के बाद वियना वापस आया तो मैंने पूछा कि डॉक्टर जी क्या हुआ। मुझे बताया गया कि रूसियों ने उन्हें स्टेनहाफ के एकांत में बनी कोठरी में बंदी बना लिया था, लेकिन अगले ही दिन कोठरी का दरवाजा खुला पाया गया कि उसके बाद डॉक्टर जी को किसी ने नहीं देखा। बाद में मुझे पूरा विश्वास हो गया कि वे भी अपने साथियों की मदद से दक्षिण अमेरिका चले गए होंगे। हाल ही में मैं एक भूतपूर्व ऑस्ट्रियन राजदूत का सलाहकार बना जिन्हें कई सालों तक बंदी बनाकर रखा गया था। वे सबसे पहले साइबेरिया में और फिर मॉस्को की प्रसिद्ध लुम्बियाका जेल में बंदी रहे। जब मैं उनकी तंत्रिका रोग संबंधी जांच न्यूरोलॉजिकल चेकअप कर रहा था तो उन्होंने अचानक मुझसे पूछा क्या मैं डॉक्टर जे को जानता हूँ। मेरे हामी भरने पर वे बोले लुम्बियाका में मेरी उनसे दोस्ती हो गई थी। वहाँ उनकी मौत 40 साल की आयु में मूत्राशय के कैंसर से हुई। वे मेरे सबसे विश्वसनीय मित्र बने रहे। वे बहुत ही उच्च नैतिक मूल्यों के साथ जिए और वहाँ सबको दिलासा देते रहे कि जेल में बिताए कई सालों के दौरान वे मेरे सबसे अच्छे और पक्के मित्र में से एक थे। यह डॉक्टर जे की कहानी है। स्टेनहाफ का जनसंहार। हम किसी मनुष्य के व्यवहार की भविष्यवाणी करने या उसके भविष्य का अनुमान लगाने का साहस कर भी कैसे सकते। हाँ, हम एक मशीन की गतिविधियों का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। अगर हम इससे भी आगे जाना चाहें तो मनुष्य के जहन मन का भी अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन एक मनुष्य अपने जहन या अपने मन के दायरे से कहीं विस्तृत होता है। हालांकि आज़ादी को ही सब कुछ नहीं माना जा सकता। आज़ादी की कहानी में केवल आधा सच शामिल है। आज़ादी सारी कहानी का नकारात्मक पक्ष है जिसका सकारात्मक पहलू जिम्मेदारी की भावना। दरअसल जब आज़ादी को जिम्मेदारी के साथ नहीं निभाया जाता तो उसकी अनियंत्रित होने की संभावना बढ़ जाती। इसलिए मैं सिफारिश करता हूँ जिस प्रकार पूर्वी तट पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाई गई है उसी प्रकार पश्चिमी तट पर उसके पूरक के तौर पर स्टैचू ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी की मूर्त भी बनाई जानी चाहिए। मनोरोग संबंधी सूत्र वाक्य। हम यह नहीं मान सकते कि मनुष्य को आज़ादी की सोच से पूरी तरह दूर किया जा सकता है। यहाँ तक मनोरोगियों और पागलों के मामले में भी कहीं न कहीं आज़ादी का अंश पाया जाता है, भले ही वह कितने भी सीमित ही क्यों न हो। दरअसल रोगी के व्यक्तित्व के आंतरिक अंश को तो पागलपन छू तक नहीं पाता। भले ही कोई मनोरोगी इलाज न हो पाने की दशा में अपनी उपयोगिता क्यों न खो दे, लेकिन उसके भीतर एक मनुष्य होने की गरिमा व मर्यादा हमेशा बरकरार रखती है। मेरा मनोरोग सिद्धांत और विश्वास यही है कि यदि मेरे पास यह न हो तो मुझे अपने आप को मनोचिकित्सक तो नहीं समझना चाहिए। आखिर किसके लिए? केवल एक घायल मस्तिष्क रूपी बिगड़ी हुई मशीन के लिए जिसमें सुधार नहीं किया जा सकता। अगर रोगी
उससे कुछ अधिक नहीं, तो बेशक इच्छा मृत्यु को तार्किक ठहराया जा सकता है। मनोचिकित्सा का पुनर्मानवीकरण। दरअसल मनोचिकित्सक काफी लंबे अरसे से लगभग आधी सदी तक मनुष्य के मस्तिष्क को एक मशीन के रूप में ही देखते रहे। नतीजन मानसिक रोगों के उपचार की पद्धति केवल एक तकनीकी बनकर रह गई। लेकिन अब सब कुछ बदल रहा है। अब मनुष्य के मस्तिष्क को केवल एक मशीन या यंत्र भर नहीं समझा जाता, कुछ नए आयाम भी सामने आ रहे हैं। मनोचिकित्सक को मानवीय आधारों पर लागू किया जाने लगा है। जो डॉक्टर अब भी अपनी भूमिका को एक तकनीशियन के रूप में स्वीकार करता है, वह यह भी स्वीकार करेगा कि वह अपने रोगियों को रोगग्रस्त मनुष्य के बजाय एक बिगड़ी हुई मशीन के रूप में देखता है। एक मनुष्य को आप अन्य वस्तुओं के बीच मौजूद एक और वस्तु नहीं मान सकते। वस्तुएं भले ही एक दूसरे को नियति तय करती हो, लेकिन मनुष्य निश्चित रूप से अपनी नियति स्वयं ही निर्धारित करता है। वह अपने पर्यावरण व अपनी परिस्थितियों के बीच जो भी बनता है स्वयं ही बनता है। मिसाल के तौर पर मनुष्यों की सजीव प्रयोगशाला जैसे उन यातना शिविरों में हमने ऐसे साथी भी देखे जो सुअरों की तरह बर्ताव करते थे, और साथ ही ऐसे साथियों को भी देखा जिनका बर्ताव किसी संत से कम नहीं था। मनुष्य के भीतर दोनों ही तरह की संभावनाएं उपस्थित हैं। उनमें से कौन सी संभावना साकार होगी, यह उसकी अवस्थाओं या परिस्थितियों पर नहीं बल्कि उसके द्वारा लिए गए निर्णयों पर आधारित होता है। हमारी पीढ़ी वास्तविकता को समझती है क्योंकि हमने मनुष्य को उसके वास्तविक रूप में जान लिया है। जो भी हो, मनुष्य ही वह जीव है जिसने ऑस्विट्ज के गैस चैम्बरों की रचना की। हालांकि मनुष्य वह प्राणी भी है जो ओठों पर ईश्वर का नाम या शेमा इजराइल के शब्द लिए उस गैस चैम्बर में दाखिल हुआ। उपसंहार 1984 दुखद आशावाद, ट्रेजिक ऑप्टिमिज्म का मामला। एडिथ बिस्कॉफ जोल्सन की स्मृति को समर्पित, जिन्होंने 1955 के आरंभ में लोगोथेरेपी के विषय में महत्वपूर्ण प्रयास किए और इस क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया। ट्रेजिक ट्रायड, दुखद तिकड़ी। सबसे पहले तो हमें स्वयं से यह पूछना होगा कि हम दुखद आशावाद, ट्रेजिक ऑप्टिमिज्म से क्या समझते हैं। संक्षेप में इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति अपने ट्रेजिक ट्रायड, दुखद तिकड़ी के बावजूद आशावादी है और बना रहेगा। लोगोथेरेपी में इसे ट्रेजिक ट्रायड ही कहा जाता है। इस तिकड़ी में मनुष्य के अस्तित्व को ऐसे पहलू हो सकते हैं जो इन तीनों हालतों से घिरे हों: पीड़ा, अपराध बोध, मृत्यु। यह अध्याय वास्तव में इस प्रश्न को उठाता है कि इनके सब के बावजूद जीवन के प्रति सकारात्मक भाव कैसे रखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो क्या दुखित पहलुओं के बावजूद जीवन अपना अर्थ बनाए रख सकता है। जो भी हो, यह वाक्यांश की जीवन के प्रति हर हालत में सकारात्मक भाव कैसे रखें। सेइंग यस टू लाइफ इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, जो मेरी एक जर्मन पुस्तक का शीर्षक भी है। यह मानकर चलता है कि जीवन हर दशा में अर्थपूर्ण होता है, भले ही वे दशाएं कितनी भी कष्टकारी या पीड़ादायी क्यों न हो। इसके साथ ही हम यह भी मानकर चलते हैं कि मनुष्य में नकारात्मक पक्षों को सकारात्मक या रचनात्मक रूप देने की पूरी क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में, किसी भी परिस्थिति का सबसे बेहतर उपयोग ही सबसे अधिक मायने रखता है, यानी हालात से सर्वोत्तम पाने की कोशिश। लैटिन भाषा में इसे ऑप्टिमम कहते हैं। इस तरह मैं जिस ट्रेजिक ऑप्टिमिज्म की बात कर रहा हूँ उसके अनुसार मनुष्य को दुखद हालात में भी बेहतरी की आशा बनाए रखनी चाहिए और उस मानवीय संभावना का आदर करना चाहिए जो इस आशा को हमेशा पूरी करती है। समस्याओं को सफलता और उपलब्धि में बदलना, अपराध बोध से सबक सीखकर स्वयं को बेहतर बनाने के लिए बदलना और जीवन की नश्वरता को जानते हुए अपने कामों के प्रति जिम्मेदारी का एहसास रखना। यह बात हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए कि हम आशावाद को किसी पर थोप नहीं सकते और न ही किसी को इसे निभाने का आदेश दिया जा सकता है। किसी को भी मजबूरन इसे अपनाने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। आशा के साथ साथ प्रेम और विश्वास के मामले में भी कहा जा सकता है, ये न तो किसी से छीने जा सकते हैं और न ही इन्हें किसी को जबरन सौंपा जा सकता है। यूरोपियन लोगों के लिए यह
अमेरिकी सभ्यता का एक लक्षण है, जहां व्यक्ति को बार बार खुश रहने का हुक्म दिया जाता है। खुशी के पीछे भागने से वह हासिल नहीं होगी, यह स्वतः ही आपके जीवन में आती है। व्यक्ति के पास खुश होने का कोई कारण होना चाहिए। जब एक बार कारण सामने आ जाता है तो व्यक्ति अपने आप ही खुश हो जाता है। जैसा कि हम देखते हैं, मनुष्य अपने लिए खुशी की नहीं बल्कि खुश रहने की कारण की तलाश में रहता है। इसे पाने के लिए वह किसी भी हालत में छिपे अर्थ को पहचान कर उसे साकार कर सकता है। कारण की यह आवश्यकता दूसरे मानवीय गुण हास्य में भी दिखाई देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई हंसे तो आपको इसके लिए उसे एक कारण देना होगा, जैसे आपको उसे कोई चुटकुला सुनाना होगा। आप चाहकर भी उसे नकली हंसी के लिए उकसा नहीं सकते, उसे हंसने के लिए विवश नहीं कर सकते। अगर ऐसा हुआ भी तो जिस तरह लोग कैमरे के आगे खड़े होकर चीज बोलते हुए नकली मुस्कान देते हैं, उसी तरह यह हंसी भी नकली होगी और तुरंत पकड़ में आ जाएगी, वैसे ही जैसे तस्वीरों में किसी की नकली मुस्कान एक पल में पकड़ में आ जाती है। लोगोथेरेपी में व्यवहार का यह स्वरूप हाइपर इंटेंशन या इच्छा की अति कहलाता है। इसके कारण ही सेक्स संबंधी विक्षिप्तता देखने को मिलती है, फिर चाहे वह चरम सुख पाने की अयोग्यता हो या फिर नपुंसकता। कोई रोगी खुद को चरम सुख पाने के लिए जितना विवश करता चला जाता है, सेक्स का सुख उससे उतना ही दूर चला जाता है, वह उसे छलने लगता है। उस समय सुख पाने का यह नियम उसके सुख को नष्ट करने का कारण बन जाता है। गिव अप इट इज। एक बार जब मनुष्य की अर्थ की तलाश पूरी हो जाती है तो यह न केवल उसे खुशी देती है बल्कि उसे अपनी पीड़ा से पार पाने की क्षमता भी प्रदान करती है। लेकिन यदि किसी की अर्थ की तलाश पूरी न हो सके तो क्या होता है? हो सकता है कि यह स्थिति उसके लिए घातक हो जाए। उदाहरण के लिए मुझे याद आ रहा है कि यातना शिविरों में कई बार बहुत ही भयानक हालत बन जाते थे। पहले पल मुझे अमेरिकी सैनिकों ने ही इस बारे में बताया था। उन्होंने इस स्थिति को गिव अप इट इज का नाम दे रखा था। शिविर में यह बर्ताव उन लोगों द्वारा किया जाता था जो अचानक सुबह 5 बजे उठकर काम पर जाने के बजाय अपनी कोठरियों में ही डटे रहते थे। वे अपने मल और मूत्र में भीगे फूस के बिस्तरों पर पसरे रहते थे। उस समय उन पर किसी तरह की धमकी या कठोर व्यवहार का कोई असर नहीं होता था। इसके बाद वे अपनी किसी जेब में छिपाई हुई सिगरेट निकालते और धूम्रपान करने लगते। उस एक पल के बाद हम जान जाते कि इसके बाद अगले 48 घंटों के भीतर हमें उन्हें तिल तिल कर मरते देखना होगा। ऐसा उन लोगों के साथ होता था जिनके जीवन में से अर्थ की तलाश समाप्त हो जाती थी और उन पर तत्काल सुख पाने की भावना हावी हो जाती थी। हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी ऐसी ही एक मिसाल बार बार सामने आती है। मैं उन युवाओं के बारे में सोचता हूँ जो विश्वव्यापी स्तर पर खुद को एक ऐसी पीढ़ी के रूप में पेश करते हैं जिनके पास कोई भविष्य नहीं है। वे तत्काल सुख पाने के लिए केवल सिगरेट नहीं बल्कि नशीली दवाओं का भी सेवन करते हैं। दरअसल नशीली दवाएं तो केवल एक पहलू है। जब हमारी अस्तित्व संबंधी मांगे पूरी नहीं होती तो उनसे उपजी निराशा ही हमारे औद्योगिक समाज पर हावी हो जाती है। आज केवल लोगोथेरेपिस्ट ही यह दावा नहीं कर रहे हैं कि अर्थहीनता का अभाव ही पागलपन का कारण बनता जा रहा है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के इरविन डी यालोम एग्जिस्टेंशियल साइकोथेरेपी में लिखते हैं कि एक मनोचिकित्सक विभाग में भर्ती हुए 40 रोगियों में से 12 रोगी 30% अर्थ संबंधी समस्या से ग्रस्त थे। जैसा कि उनके रोग से के अध्ययन और शोध से पता चला, हजारों मील दूर बसे पालो आल्टो में भी इसी स्थिति में लगभग 1% का अंतर पाया गया। हाल ही में आए आंकड़ों से पता चलता कि वियना की 29% जनसंख्या को इस बात की शिकायत है कि उन्हें अपने जीवन में कोई अर्थ नजर नहीं आता। बेरोजगारी से संबंधित विक्षिप्तता भले ही यहाँ अति सरलीकरण लगे, लेकिन निरर्थक जीवन के कारण के बारे में कहा जा सकता है कि लोगों के पास जीने के लिए पर्याप्त साधन तो है लेकिन उनके पास जीने का कोई मकसद नहीं बचा। लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जिनके पास जीने के साधन भी नहीं है। मैं विशेष रूप से उन लोगों के बारे में विचार कर रहा हूँ जो बेरोजगार हैं। 50 साल पहले मैंने एक खास प्रकार के अवसाद से जुड़ा अध्ययन प्रस्तुत किया था। मैंने उसमें उन युवाओं के अवसाद का अध्ययन किया था जो बेरोजगार थे। मैंने उसे अनएम्प्लॉयमेंट न्यूरोसिस, बेरोजगारी से संबंधित विक्षिप्तता का नाम दिया था। मैंने यह विचार प्रस्तुत किया
कि यह विचित्रता या पागलपन सही मायने में दोहरी भ्रमपूर्ण पहचान के रूप में सामने आता है। जब उन्हें यह लगता है कि उनके पास कोई रोजगार नहीं है तो वे खुद को नकारा मानने लगते हैं, और नकारा होने का मतलब था निरर्थक जीवन। इस अध्ययन के बाद मैं युवा रोगियों को युवा संगठनों, प्रौढ़ शिक्षा, सार्वजनिक पुस्तकालय आदि से जुड़ने के लिए राजी करने में सफल रहा। दूसरे शब्दों में कहें तो ज्यों ही उन्होंने अपने खाली समय का सदुपयोग करते हुए उसे स्वैच्छिक, वेतनहीन लेकिन सार्थक गतिविधि में बिताना शुरू किया तो उनकी उदासीनता जाती रही। हालांकि इस तरह उनकी आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं है और उनकी भूख ज्यों की त्यों ही रही। यह भी सच है केवल दूसरे की भलाई करके अपना जीवन नहीं जिया जा सकता, लेकिन ऐसा करने से उनके हालत में सुधार जरूर हुआ। व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक स्थिति से उपजे अनएम्प्लॉयमेंट न्यूरोसिस के साथ साथ और भी कई प्रकार के अवसाद होते हैं जिन्हें साइकोडायनेमिक मानसिक सक्रियता या बायोकेमिकल जैव रासायनिक अवस्थाओं से जोड़ा जा सकता है। फिर चाहे मामला जो भी हो, उनके अनुसार ही उन्हें साइकोथेरेपी या फार्माकोथेरेपी लेने की सलाह दी जाती है। फार्माकोथेरेपी लेने की सलाह दी जाती है। जहाँ तक जीवन में अर्थहीनता का प्रश्न है, हमें इस तथ्य को न तो भूलना चाहिए और न ही इसकी उपेक्षा करनी चाहिए कि यह पैथोलॉजी का विषय नहीं बल्कि न्यूरोसिस, तंत्रिका रोग या पागलपन का लक्षण है। मैं तो कहूँगा कि यह किसी मानवता का प्रमाण भी है। हालांकि इसका शरीर की किसी भी अस्वस्थ दशा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके कारण पैथोलॉजी संबंधी प्रतिक्रिया सामने आ सकती है। जरा युवा पीढ़ी के मास न्यूरोटिक सिंड्रोम, सामूहिक विचित्रता लक्षण पर गौर करें। इस बात के भरपूर प्रमाण मिलते हैं कि इस सिंड्रोम के 3 पहलू हैं: उदासीनता, आक्रामकता और लत। इनके कारण जीवन में अधूरेपन व अर्थहीनता का एहसास होता है, जिसे हमारी लोगोथेरेपी में अस्तित्व संबंधी खालीपन कहा जाता है। हालांकि उदासीनता के हर मामले को आप जीवन की निरर्थकता से नहीं जोड़ सकते और न ही इसे आत्महत्या से जोड़ा जाना चाहिए, जिसकी संभावना उदासीनता के कारण पैदा होती है। आत्महत्या के हर मामले को जीवन की निरर्थकता से नहीं जोड़ सकते, लेकिन यह भी तय है कि अगर हम उस व्यक्ति के जीवन को कुछ मूल्य व अर्थ दे पाते हैं तो संभवतः वह आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाएगा। आशा करता हूँ हमारा प्रयास आपको अच्छा लगेगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और आगे के अध्यायों को सुनने के लिए धन्यवाद।